हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल फॉर्म। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा हर एक कोर्स पर। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, द पार्टनरशिप एक्ट 1930 के 32 के, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट था। हमने डिस्कस कर लिए थे इंडियन ओह माय गॉड, इसमें क्या हो रहा है? मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग। दीपमाला वर्मा, आज मैम आज फर्स्ट क्लास है मेरी। ओके। रेखा जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी सभी आ जाएं। और दीपमाला वर्मा जी, अभी तक हम बात करें तो हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 10 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिट 6 हम कर रहे हैं, जिसमें भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सभी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, तब तक बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं। ठीक है, तो हमने देखा था द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मीनिंग जो कि दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होता है? कैसा रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है, टू और मोर पर्सन। अब देखो कि जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो एक सोल प्रोप्राइटर, क्या वो पार्टनर हो सकता है? नहीं हो सकता। पार्टनर वो तभी होएगा ना जब एक या दो दो लोग होंगे। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि वो इकट्ठे होकर कोई बिजनेस करेंगे तभी तो हम उसे पार्टनर कहेंगे। पार्टनर कई तरह के होते हैं, जैसे कि लाइफ पार्टनर भी होते हैं, कि अपने दोस्त को भी आप पार्टनर कह सकते हैं। लेकिन जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो पार्टनर वो पर्सन जिसके साथ आप एग्री होते हो बिजनेस करने के लिए। ठीक है, वो बनाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन पर्सन, ठीक है, टू और मोर पर्सन, जो कि एग्री होते हैं कि हम शेयर करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो भी लॉस होगा उसको शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी हमें बिजनेस से अर्न होगा या हमारा जो भी लॉस होगा वो हम उसको शेयर करेंगे। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या कुछ एसेंशियल है, तो सबसे पहले बोला था कि टू और मोर पर्सन होने चाहिए। ठीक है, और उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक बात के लिए सॉरी कहूंगी, मैंने कहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, क्योंकि मैं 1 वीक जो है वो मैं बिल्कुल फ्री रही थी, मतलब आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी। तो उसकी वजह से हमने डिसाइड करा था कल कि हम 6 to 7 क्लास लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कल क्लास चल रही थी, उसी टाइम जो लाइट चली गई थी हमारे यहाँ। तो फिर पूरा दिन कट था, शाम को भी मतलब 8 बजे तक लाइट आई है जाके। तो इस चक्कर के लिए इसमें क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, और आप लोग वेट कर रहे होंगे तो उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, तो चलो, फिर हमने देखा था कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है पार्टनरशिप की। तो सबसे पहले बोला कि टू और मोर पर्सन होने चाहिए, और उन पर्सन के बीच में एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता होना चाहिए। कि एग्रीमेंट मीन कि दो पार्टीज, अब देखो कि मैं किसी को कहूं कि चलो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरे पार्टनर बन जाओ और कुछ पैसे आप लगाना, कुछ हम लगाएंगे, है ना। तो बिजनेस कर लेते हैं। तो वहां पर एग्रीमेंट ही बन रहा ना, जब पार्टी एग्री हो रही है, वो अपना जो रिटर्न फॉर्म में बनाएंगे उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ठीक है, तो देर मस्ट बी एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर।
फिर हमने देखा था कि बिजनेस, कोई ना कोई वो बिजनेस करते होने चाहिए। जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो वो पार्टनर किसके होना चाहिए? अब पार्टनर तो अलग तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो हम बात करते हैं किसकी? बिजनेस की। ठीक है। और कमर्शियल एक्टिविटी, और साथ ही साथ जो भी आप कमर्शियल एक्टिविटी करो वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप कोई भी बिजनेस करो वो लॉफुल होना चाहिए, जो कि हमने सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्कस किया था कि क्या कुछ एसेंशियल होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी पार्टीज एग्री हो रही है, तो एक टाइप से जो वो एग्रीमेंट ही बना रही है ना। और जब वो पार्टनरशिप डीड बनते हैं, जब पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें फिर टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे, ये पर्सन की ये लाइबिलिटी रहेगी इतना, यदि मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के द्वारा ही, उनकी कंसेंट से ही लिखी जाती है। ठीक है। ताकि ऐसा हो कि कल को एक पार्टी जो है वो उसकी ब्रीच कर दे तो दूसरे पार्टी के पास जो है वो रेमेडी लेने के लिए इंटाइटल। ठीक है। दीपमाला जी समझ आ रहा है? आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है। फिर हमने देखा था कि मोटिव क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ बोला कि जो भी हम बिजनेस करेंगे उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना और शेयर करना बिटवीन द टू पार्टनर्स। ठीक है। और जो भी आप एक बिजनेस करो वो ज्वाइंटली होना चाहिए, बट म्यूचुअल एजेंसी से होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? जब हमने एजेंसी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, जिसमें हमने देखा था एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। और हमारे द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला गया है कि जितने भी पार्टनर होंगे, जैसे पार्टनर 1 है, जैसे कि दीपमाला जी और मोहम्मद जी, सो बोलते हैं कि चलो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग पार्टनर बने, तो ये पार्टनर 1 हो गया, पार्टनर 2 हो गए, तो ये दोनों तो प्रिंसिपल भी होंगे एज वेल एज वो एजेंट भी होंगे। P1 का एजेंट कौन होगा? P2। ठीक है। P2 का कौन होगा? आपका P1। ठीक है। मतलब दोनों ही पर्सन जो है प्रिंसिपल होने के साथ साथ एजेंट भी होते हैं एक दूसरे के लिए। यदि कल को किसी एक पार्टी ने किसी तरह का कोई गलत काम करते हैं तो दूसरा भी सेम ही लाइबल होगा, बट ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमने थोड़े से एग्जाम्पल देखे थे, तो हमने देखा था कि ए और बी क्या करते हैं। ए और बी 100 टन ऑफ ऑयल ले लेते हैं और वो एग्री होते हैं कि हम इसको आगे सेल करेंगे। ठीक है। अपने ज्वाइंट अकाउंट से हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो आगे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है? आपकी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। लेकिन वही दूसरे केस में हम जब बात करें तो ए और बी दो पार्टीज हैं। ठीक है। इन्होंने 100 टन जो है वो ऑयल लिया। ठीक है। और इन्होंने उसको डिवाइड कर लिया, 50-50 टन कर दिया। तो क्या यहां पर आपको पार्टनरशिप दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां पर उनकी इंटेंशन ही नहीं है कैरी आउट करने की बिजनेस को। ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर्सन देखा था कि आप मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए। मिनिमम तो बोला एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। एक सिंगल पर्सन क्या वो पार्टनरशिप फर्म बना सकता है? नहीं बना सकता। तो मिनिमम से आपके 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। ये भी आपका कहां पर दिया गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिया गया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 में बात करी गई है कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। ठीक है। हाँ, मिनिमम आपके 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 होने चाहिए। ये कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया। ठीक है। और मिनिमम 2 पार्टनर। और ये भी बोला गया है अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, ये बोला कि इनकेस यदि हो जाए कि ये मैक्सिमम लिमिट जो हमें 100 बताई ना, है ना, और इससे यदि ज्यादा चली गई, ठीक है, तो ये इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं मानी जाएगी, ये एसोसिएशन। अब देखो कि यदि हम पार्टनरशिप की ही बात कर रहे हैं तो यदि 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, तो एक टाइप की एसोसिएशन ही होती है। लेकिन यदि वो एक्सीड कर जाती है, व्यक्तियों का समूह ही होता है जो कि बिजनेस कर रहा है ना, और यदि वो 100 से एक्सीड कर गया तो उसे हम इलीगल कहेंगे, कि अवैध है, ये अवैध एसोसिएशन कहेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि इन केस हम देखें बैंकिंग पर्पज से तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। बोले कि बैंकिंग पर्पज से यदि आप हम बात करें तो
100 होने चाहिए, और अदर बिजनेस के लिए, अदर पर्पस के लिए जो है वो आपके 20 होने चाहिए। सॉरी यदि मैं गलत कह गई हूँ तो, बैंकिंग पर्पस के लिए आपके 10 होने चाहिए, अदर पर्पस के लिए आपके 20 के होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये बोला गया है कि मिनिमम आपके 2 होंगे और मैक्सिमम आपके 100 हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि 100+1 भी हो जाते हैं, 100+2 भी हो जाते हैं, तो ये इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी अंडर सेक्शन 464 में ये दिया गया है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब फिर हमने बात करी थी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन के बीच में होता है, जो डिसाइड करते हैं कि हम कैरी आउट करेंगे बिजनेस को और शेयर करेंगे, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको इक्वली ही शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए। जब हम देखते हैं कि यदि वहां लाइबिलिटी किसी से अराइज करवानी है ना, कि किसी का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, किसी की दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी भी बन रही है, तो सबसे पहले उनकी इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज की कि वो लीगल रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी है यदि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म करना चाहते हो तो, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है और क्या कुछ होते हैं, तो क्या कुछ एसेंशियल जो है वो होने चाहिए पार्टनरशिप डीड में। तो सबसे पहले बोला कि आप जहां भी बिजनेस करोगे, जहां भी आपकी फर्म होगी, बिजनेस होगा, बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी तक 4 ही हैं। अंडर सेक्शन 464 एक्ट बताया कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो उसमें बोला गया है इस मिनिमम मिनिमम आपके 2 होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे, और यदि 100+1 भी हो जाते हैं, 2 भी हो जाते हैं, मतलब एक से एक्सीड कर गया, तो अंडर सेक्शन 464 में ये क्या होगा, इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी। फिर हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, यदि आप वो बना रहे हो, तो सबसे पहले आप जहां बिजनेस कर रहे हो, जहां आपकी फर्म है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम होना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनका नेम एंड एड्रेस होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि कितनी कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट करी, जैसे कि ए बी, ठीक है, ए और बी 2 पर्सन है, हो सकता है कि इन्होंने 15 लाख का बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, या तो 10 लाख का भी करा, या तो जितना भी करा, ठीक, हो सकता है 10 लाख का करा तो एक ने 6 लाख दे दिया, एक ने 4 लाख दे दिया। अब इन्होंने कंट्रीब्यूशन इतना किया, अब इसने कम दिया, इसने ज्यादा दिया, तो उनको प्रॉफिट यदि होगा तो इसको ज्यादा होगा क्योंकि इसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ना, और लॉस होगा तब भी इसको ज्यादा होगा। वैसे ही इसको, जैसे इसने 4 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा, तो ये रेशियो जो है वो भी डिसाइड कर ली जाएगी दोनों पार्टनर के द्वारा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन, ये सब जो है वो बता दिया जाएगा उसी टाइम जब वो बना रहे। फिर राइट एंड ड्यूटी भी डिसाइड कर ली जाएंगी, किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, किस तरह से हम अकाउंट को मैनेज करेंगे, यदि डिसोल्यूशन करना होएगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना होएगा, तो वो किस तरह से होगी। सैलरीज, कमीशन पेएबल और टू द पार्टनर, ठीक है, किस तरह से कितने लोग हम काम के लिए रखेंगे। हो सकता है कि वो बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए और 2 पार्टनर ने शुरू किया था, सबसे पहले वो खुद ही काम कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने 10-15 एम्प्लॉय रख लिए, है ना, काफी ज्यादा वर्कर रख लिए, तो उनको भी पेमेंट किस तरह से दी जाएगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ जो है वहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। और रूल जो भी फॉलो किए जाएंगे इन केस ऑफ एडमिशन, की किस तरह से नए पार्टनरशिप को आपने अपनी फर्म में एंटर करना है। यदि किसी पार्टनर को रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है, कि किसी ने बोल दिया कि चलो अब मेरी उम्र हो गया, अब मैं नहीं, आगे काम नहीं करना चाहता, ठीक है, तो रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर है, यदि डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो वो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या कुछ लाइबिलिटी बनती है डिसीज पर्सन की फैमिली के प्रति, उसके हायर के प्रति, ठीक है, तो ये सब जो है वो पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, ठीक है। और कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो क्या कुछ सेटलमेंट का प्रोसीजर रहेगा पार्टनर का, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है, और एनी अदर अफेक्टिंग द राइट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। फिर देखा था हमने कि बिजनेस दिया गया है सेक्शन 12 में,
और बिजनेस इंक्लूड करता है एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ठीक है। फिर म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि पार्टनर आपके दोनों, जैसे कि ए बी दो पार्टनर है, तीन पार्टनर समझ लो, मान लीजिए कि तीन पार्टनर है, तो यदि एक कोई गलत काम करेगा ना, पार्टनर वन, तो इसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यदि वो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो कि पार्टनरशिप का बिजनेस है, उसके टाइम में वो कर रहे हैं कुछ, है ना। तो ये बोला है कि म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि यहाँ सभी एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। यदि एक गलत काम करता है तो उसके लिए सारे सारे रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और कल हमने क्या एग्जाम्पल देखा था कि हमने देखा था कि एग्जाम्पल नहीं, कि जैसे कि जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट को पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आपका वाइकेरियस लायबिलिटी दिया गया है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वन पर्सन लाइबल होता है किसी दूसरे पर्सन के एक्ट की वजह से, जिसमें हमारे तीन सबसे ज्यादा पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट और पार्टनर। ठीक है। पार्टनर भी एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पर कि म्यूचुअल एजेंसी होती है क्योंकि वो कैरी करते हैं बिजनेस। ठीक है। और एक दूसरे के बिहाफ पर जो है वो लाइबल होते हैं, और दूसरे एक दूसरे के बिहाफ पर ये काम करते हैं कि कल को ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर जो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहा है और दूसरों को पता ही ना। आप जो भी काम करोगे सभी की कंसेंट से होना चाहिए। हर एक पार्टनर जो है वो इंटाइटल है कैरी आउट करने के लिए बिजनेस को। म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है बिटवीन अ पार्टनर, और ईच पार्टनर क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है और साथ साथ एजेंट भी होता है। एक दूसरे के लिए एजेंट भी होंगे अदर पार्टनर, और वो बाउंड है कि वो जो भी काम करेगा वो दूसरे को भी बताएगा। ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, की जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसको शेयर करोगे। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप के बारे में ये बोला गया कि ऑल पार्टनर जितने भी हैं वो जॉइंटली लाइबल होते हैं डेप्ट के लिए। यदि लॉस हो रहा है तब भी जो है वो लाइबल होते हैं, यदि प्रॉफिट हो रहा है तब भी लाइबल होते हैं। और लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड बताएगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि विच मीन कि किसी पार्टनर कोई बहुत ज्यादा लॉस हो गया ना, उसकी वजह से लॉस हो गया, या उसके डिफॉल्ट की वजह से लॉस हो गया, वैसे तो पूरी पार्टनरशिप फर्म जितने भी पार्टनर है वो सारे लायबल होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन, किसी पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट असेट, जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उससे भी उसकी रिकवरी की जा सकती है उस लॉस की। ठीक है। फिर हमने देखा था कि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में क्या बोला गया है। तो सेक्शन 6 में ये बताया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि हाँ, क्या कुछ मोड रहता है, क्या कुछ तरीका है जिसके कारण हम, जिससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट है कि कौन कौन से पर्सन जो है वो पार्टनरशिप नहीं होते। ठीक है। लेकिन इसको आप दीपमाला जी आप देख लीजिएगा नोट से। ठीक है। वैसे मैं कल भी करवा चुकी हूँ इसको, तो फिर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आगे पढ़ना है। ठीक है। तो रियल क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बोला है कि मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेस पर आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये पार्टनर है। ठीक है। तो आप इस बेस पर ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड उनके द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, उनकी, या नहीं भी बनाई है, यदि ऑरल ही उन्होंने कोई पार्टनरशिप फर्म में वो एंटर हुए, तो उनकी एक्चुअल में इंटेंशन होनी चाहिए, उनके माइंड में उनका मेंटलिटी होनी चाहिए उनकी कि हमें ये परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि वो नाम को तो चलो कि पार्टनरशिप में एंटर हो गए लेकिन काम कुछ नहीं करते, उनकी इंटेंशन ही नहीं है ना। कि उनकी इंटेंशन इन केस यदि बोले कि पार्टनर कभी कोई गलत, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो है वो मान ही नहीं रहे हैं कि मेरे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यदि कोई गलत काम हो गया तो। ठीक है। तो यहाँ पे बोले इंटेंशन होनी चाहिए। एक्चुअल इंटेंशन क्या है, आपका बेस क्राइटेरिया है ये डिटरमाइन करने के लिए पार्टनरशिप को। ठीक है। इन केस ऑल alleged partner might have to share a profit of business, but that does not by default make him a partner। ठीक है। और काइंड ऑफ पार्टनर हमने देखे थे कि वेरियस काइंड ऑफ पार्टनर होते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बताए गए हैं। सबसे पहले हम 2 क्राइटेरिया देखेंगे कि जिससे हम पार्टनरशिप को देख सकते हैं। काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ पार्टनर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है आपका काइंड ऑफ पार्टनरशिप।
तो पार्टनरशिप आपकी टू टाइप की होती है, ठीक है। टू डिफरेंट क्राइटेरिया है ये देखने के लिए वेरियस टाइप ऑफ पार्टनरशिप को विद रिगार्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फर्स्ट है आपका पार्टनरशिप एट विल, जहां पर हमने कल भी डिस्कस किया था, रेखा जी किया था ना ये वाला, आपको ही थोड़ा सा डाउट था कि जहां यदि आप देखो कि पार्टनरशिप डीड बनाई ना आपने, ठीक है, और उसमें टाइम मेंशन ही नहीं किया गया, ये टाइम मेंशन ही नहीं किया गया कि हम कितने टाइम तक बिजनेस करेंगे, हो सकता है 2 ईयर तक करें, 3 ईयर तक करें, है ना। तो वहां पर यदि कोई फिक्स्ड टाइम फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है, कोई टाइम प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, तो जैसे ही, ठीक है, कि कोई प्रेस्क्राइब टाइम निर्धारित नहीं किया गया है, तो पार्टनरशिप किस पर डिपेंड करेगी, विल पर, विल मतलब इच्छा पर, ठीक है। कि हाँ कल की क्लास हुई थी, बिल्कुल हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 9 to 11 हुई थी, ठीक है, इसी टाइम पर हुई थी, वैसे हमारी क्लास इसी टाइम पर होती है, ठीक है। और इसको चेंज नहीं किया जाता, लेकिन एक्चुअली हमारी थोड़ी सी क्लासेस लास्ट वीक में, इस वीक में जो ये वाला हुआ ना, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगी थी, क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल काम था मेरे को, तो उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। अदरवाइज डेली क्लास जो है वो 9 to 11 ही होती है, ठीक है। हाँ ये कल वाला ही रिवाइज करवा रहे हैं, वो आपके लिए रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट है, थोड़ा थोड़ा जल्दी करवाती हूँ। बाकी आपको बहुत डिटेल से देखना है तो एक एक चीज को आप कल वाली क्लास को देख लीजिएगा, यदि आपको मिल जाती है तो, ठीक है। पता नहीं आपको क्यों नहीं आया था, लेकिन आप ना देखो, जो भी टाइम यदि कभी लाइट चली गई या कोई भी नेट का इशू हो गया, इंटरनेट का, उससे क्या होता है ना कि हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं कि अभी क्लास कब होगी, यदि हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है तो किस टाइम होगी। तो आप एवरी डे 9 AM पर जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, तो आप 9:05 पर देख सकते हैं थोड़ा सा क्लास को, यदि शेड्यूल करा हुआ है तो आप जो है वो ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है, 9 बजे, ठीक है। फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, मोहम्मद जी हैं क्लास में या चले गए हैं, ठीक है। तो ये बोला था कि जहां पर यदि पार्टनरशिप का कोई टाइम जो है डिसाइड नहीं करा गया है, तो ये पार्टनरशिप जो है वो हम किस पर बनाएंगे, किस पर हमारी पार्टनरशिप डिपेंड करेगी, विल पर, इच्छा पर। सेक्शन 7 में ये दिया गया है, 2 कंडीशन दी गई है। बस ये मोहम्मद जी थोड़ा सा है, सिर्फ टाइप ही बताने हैं इनको, ठीक है। आपका भी रिवाइज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट ही करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशन ऑफ द पार्टनर बिटवीन अदर, जिसमें किस तरह सेक्शन 11 क्या है, 27 क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे, राइट क्या है पार्टनर के। 1 मिनट, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, रेखा जी हैं क्लास में, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल में हमने देखा था कि जहां पर यदि कोई प्रेस्क्राइब टाइम नहीं फिक्स किया गया है, ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 में ये बोला गया है, 2 कंडीशन बताई गई है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले कि कोई एग्रीमेंट जिनके द्वारा डिटरमाइन नहीं किया गया, फिक्स पीरियड नहीं बताया गया है उस एग्रीमेंट में, तब हम मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी पार्टनर डिसाइड करेंगे कि चलो 2 ईयर के लिए बिजनेस करना है, 3 ईयर के लिए करना है, मतलब जब तक चला रहेगा जब तक हमें करना है, तो वो होती है आपकी पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। कोई भी क्लॉज जो है डिटरमाइन नहीं किया गया है पार्टनर के द्वारा, ठीक है। और पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड के बारे में यहाँ पर बोला है, पहले पार्टनरशिप एट
विल भी देख ली। यहाँ पर फिक्स पीरियड बताया गया है कि यदि वैसे ही हमने 3 ईयर टाइम पीरियड फिक्स करा या 4 ईयर करा, वैसे ही टाइम पीरियड ये खत्म होगा। एक मिनट रुकना। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। जैसे ही आपका फिक्स पीरियड जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा, वैसे ही जो है आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, व्हेन पार्टनर डिसाइड, कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, हो सकता है चार्जर अच्छे से ना लगा हो, उसकी वजह से थोड़ा बैटरी का इशू हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यदि पार्टनरशिप जो है, यदि हमने फिक्स पीरियड किया है, ठीक है, 10 ईयर आपका, जैसे कि 10 ईयर के लिए पार्टनरशिप बनाइए, ठीक है, 10 साल की पार्टनरशिप बनाइए, वैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा, आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। व्हेन द पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू, जब यदि पार्टनर जो है वो डिसाइड करता है, उसके बाद भी 10 ईयर की उन्होंने डील बनाई थी, कोई बात नहीं अभिजीत जी, ठीक है, अभी तक हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वैसे नया। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि यदि हमने फिक्स करा है ना टाइम, ठीक है, वो खत्म हो गया, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी पार्टनर चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं उस पार्टनरशिप को, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी भी चाहते हैं, डीड बनने के बाद भी जो है वो चाहते हैं, और उन्होंने आगे फिक्स नहीं करा कि हमें इतने टाइम तक ही बिजनेस करना है, और वो तब तक चाहते जब तक उनकी इच्छा करेगी, दोनों पार्टनर की, यदि जितने भी पार्टनर है, ठीक है, ये जो टाइम है एक्सटेंड हो सकता है बिजनेस, और जो भी टाइम बिजनेस का टाइम है वो एक्सटेंड हो सकता है पार्टनर की इच्छा। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि यदि आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने आपको कोई भी आप पर्टिकुलर काम दिया गया ना, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसके लिए आप पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बोला, ठीक है, ए एक पर्सन है, वो बी को कहता है कि मेरे को ना ये बहुत बड़ा काम मिला है, ठीक है, तो आप ना मेरे साथ काम कर लो, हम दोनों क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते। ठीक है, वैसे ही काम कंप्लीट हो गया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यदि फिर भी वो, उनकी चॉइस रहती है कि यदि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं उस फर्म के साथ, कर सकते हैं। और यदि यहाँ इन दोनों ने जो काम लिया था, फॉर एग्जाम्पल ये काम खत्म हो गया, तो इनके पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी यदि ये बोलता है कि चलो हमारा काम ना बहुत अच्छे से हो रहा है, हम दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम इन फ्यूचर में भी जो है वो कोई भी काम होगा तो हम पार्टनरशिप में ही कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टनर की इच्छा पर जो है वो डिपेंड करता है, चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर जनरल पार्टनरशिप होता है, वो क्या क्या होता है, जहां पर पार्टनरशिप, ठीक है, एक ऐसा पार्टनरशिप जो कि बनाया गया है, 2 और मोर पार्टीज के एग्री हुए हैं उस पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए, और उसका पर्पस क्या है, कैरी आउट करना बिजनेस, और कोई भी पर्टिकुलर टास्क नहीं बताया गया है, एक जर्नल बिजनेस, जैसे कि एक रामदायक कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ना कोई टाइम पीरियड मेंशन किया, ना कोई टास्क मेंशन किया कि आपको यही पर्टिकुलर काम करना, बिल्कुल ऐसे स्मूथली बिजनेस चल रहा है, उसे हम अपना जर्नल पार्टनरशिप कहते हैं। फिर स्कोप ऑफ पार्टनर देखा था हमने अंडर सेक्शन 5, फिर ये बोला था कि पार्टनरशिप अराइज होती है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट फ्रॉम द स्टेटस, कि पार्टनरशिप आपकी तब अराइज होती है जब दोनों पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट बन जाता है कि हम दोनों एग्री हुए हैं कि हम बिजनेस करेंगे, और इंटेंशन होनी चाहिए पार्टनर की, ठीक है, पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए, और द पार्टनर में एक्सरसाइज एनी ऑफ इट्स पावर एट द टाइम बट मस्ट नॉट एक्सरसाइज इन द पर्सन्स ऑफ इलीगल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी बिजनेस करो और आप कभी भी पार्टनरशिप बनाओ, तो वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए, और मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है, बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है,
तो वहां पर हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा है। तो ये सवाल देखने को मिल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड है या नहीं, ठीक है। और ऑल पार्टनर वो एक्सेप्ट करते हैं और यदि रेटिफाई करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा। इतना ही आपको समझ के चलना है कि सभी आप देखो कि ये तीन पर्सन है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 3 पर्सन है, ठीक है। तीनों पार्टनर जो है वो, ठीक है, तीनों पार्टनर जब भी कोई एक्ट करेंगे, कोई कंडक्ट करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अदर पार्टनर की भी जो है वो कंसेंट लेनी पड़ेगी। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर द पार्टनरशिप कैन बिकम अ अनदर फर्म, ठीक है, कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर फर्म। और यदि इसमें से किसी एक पर्सन को किसी अनदर फर्म का मेंबर भी बनना है, तब भी अदर जितने भी आपके पार्टनर हैं उनकी कंसेंट लेने की जरूरत है। अब पार्टनर क्या होता है, पार्टनर हम उस पर्सन को कहते हैं जो कि मेंबर होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। ये बोले मैंडेटरी नहीं है कि ऑल पार्टनर आर द सेम हो और ऑल ऑफ द पार्टनर पार्टिसिपेट करें इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस में और शेयर करें प्रॉफिट और लॉस को, ठीक है, ठीक है, कि है ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टनर जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। पार्टनर आर क्लासिफाइड डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ वर्क पर, किस तरह का वो काम कर रहा है, ठीक है। और एक्सटेंड द लाइबिलिटी, तो बेसिकली आपके 6 टाइप ऑफ पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक ऐसा मेंबर जो कि पार्टनरशिप का, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि पार्टनरशिप का मेंबर है उसे हम पार्टनर कहेंगे। और ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑल पार्टनर में जो है वो पार्टिसिपेट करें। यदि पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, तो वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली ही शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्टिव पार्टनर वो होते हैं, एक्टिव पार्टनर वो पर्सन होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में और डेली बिजनेस में आता जाता है। देखो कि किसी ने एक बहुत बड़ा शोरूम खोल के रखा है ना, तो वो आपका शोरूम खोल के रखा है और एक पार्टनर तो मतलब 2 पार्टनर के द्वारा जो है वो खोला, ठीक है, उसमें 2 मेंबर है, 2 पार्टनर है, तो दोनों ही जो है वो डेली उसमें जाते हैं, ठीक है, डेली वहां जाते हैं, उस कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं डेली, तो हम उसको कहेंगे एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, बट वो बाउंड होते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। फिर भी वो बाउंड होते हैं, एक पर्सन ने कोई गलत काम कर दिया तो बी और सी जो अदर पार्टनर है वो भी उसके लिए लाइबल होंगे, भले ही वो डेली के डेली नहीं आता है, किसी ने जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन ही किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो काम नहीं चलाते, वो कई आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई ऐसे बिजनेस है वो ऐसे ही चलते हैं, है ना। तो जो आपके डेली पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिव पार्टनर जैसे हम कहेंगे, और स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर उन्हीं कहेंगे जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, ठीक है। इन रियलिटी और डेली वो आते जाते नहीं है उस पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन वो बाउंड होते हैं द कंडक्ट ऑफ अदर पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर ऑफ टू द फर्म ओनली बाय हिज नेम, कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपने नाम से ही जो है वो मतलब फर्म के केवल अपने नाम से फर्म का भागीदार है, ठीक है। फर्म में उसकी कोई महत्वपूर्ण और वास्तविक रुचि नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस तरह का बिजनेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ नाम का ही है, तो नाम मात्र पार्टनर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ ही कैसे पार्टनर होते हैं ना जो कि सिर्फ क्या करते हैं, एग्री होते हैं, कुछ एक पार्टनर जो एग्री होते हैं सिर्फ शेयर करने के लिए, किसको, प्रॉफिट को, नॉट लॉस। लॉस को वो शेयर करने के लिए एग्री नहीं होते कि हम लॉस भी, कल कोई बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो हम उसको लॉस को भी उठाएंगे, ठीक है। तो नुकसान के लिए जो है वो नुकसान उठाने के लिए वो लाइबल नहीं होते, वो सिर्फ एग्री होते हैं कि उन्हें शेयर करना है प्रॉफिट, ठीक है। वो लाइबल नहीं होते इन केस बोले कभी भी ऐसा हो, डीलिंग करना हो किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनती, ठीक है, वो उत्तरदायी ही नहीं होते।
और माइनर पार्टनर कौन होते हैं, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्कस करा है, आपकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने देखा था कि एक ऐसा पर्सन है कैपेबल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, एक तो वो मेजर हो, ठीक है, और प्लस साउंड माइंड। अब हम देख यहाँ पर यदि हम बात करें तो माइनर पार्टनर के बारे में क्या बोला गया, ऐसा पर्सन एक तो 18 ईयर से कम है उसकी एज, ठीक है, वो पार्टनर जो है नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन ये भी बोला गया है कि वो एडमिट कर सकता है, सिर्फ बेनिफिट ले सकता है अदर पार्टनर का, ठीक है, और पार्टनर गिव द कंसेंट, ठीक है, उनकी कंसेंट से जो है वो मतलब दोनों ही तीन जितने भी पार्टनर हैं वो कंसेंट देते हैं कि आप जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में जो है एंटर हो जाओ, ठीक है, आपको हम प्रॉफिट देंगे, लेकिन रियली में भी और वैसे भी उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लॉस देने की, लॉस की भरपाई करने की उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है। हिज विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, प्रॉफिट उनके बीच में इक्वली ही शेयर होगा, बट लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है, और फर्म के नुकसान के मामले में उसकी दायित्व जो है वो बहुत सीमित रहेगी। अब पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि पार्टनर नहीं होता, ठीक है, जब व्यक्ति एक साथी मतलब पार्टनर नहीं होता लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके अपने कंडक्ट से जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं क्या हूं, पार्टनर, ठीक है, और अपनी कंडक्ट से किसी थर्ड पार्टी के सामने शो करता है कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है, तो उसे माना जाएगा कि वो एक पार्टनर है, और फिर कल कोई ऐसा नहीं बोल सकता वो पार्टनर कि इनकार नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूं, या ठीक है कि कल को किसी थर्ड पार्टी के साथ उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि मैं एक पार्टनर हूं, तो थर्ड पार्टी के साथ जब भी वो डीलिंग करेगा इन फ्यूचर में, तो बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि डिनाई नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर नहीं, ठीक है, like conduct or word to another person to be partner, then he can not deny afterward, even हम बात करें कि he is not a partner, भले ही वो पार्टनर नहीं है लेकिन but he become the partner by holding out or by estoppel, ठीक है, by estoppel, या उसको मतलब उसको ऑटोमेटिक ही पार्टनर हम मान लेंगे, ठीक है। अब यहां से करेंगे अपना न्यू कंसेप्ट, ठीक है। अभी दीपमाला जी आप बताइए, समझ आ गया, ठीक है, और ठीक है, फिर हम रिलेशन ऑफ पार्टनर विद अनदर, ठीक है, एक पार्टनर का किसी दूसरे पार्टनर के साथ क्या कुछ रिलेशन रहता, ठीक है, तो ऑल पार्टनर के पास राइट होता है कि वो टर्म एंड कंडीशन जो है वो अपनी बता सके सबसे पहले, ठीक है, कि जब सारे के सारे पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यदि हम अपनी क्लास में फोर मेंबर है, ठीक है, तो यदि हम अपना कोई पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं तो हम सभी अपने आइडियाज देंगे ना, अपनी टर्म एंड कंडीशन को बताएंगे, तो उन सभी के पास राइट रहता है कि वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी टर्म एंड कंडीशन विद रिगार्ड टू द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड या पार्टनरशिप डीड में, इन द पार्टनरशिप डीड में वो अपने टर्म एंड कंडीशन जो है वो लिखवा सकते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि गवर्न करते हैं किसके रिलेशन ऑफ पार्टनर की, किस तरह का रिलेशन रहेगा पार्टनर का, एंड द प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस व्हेन when there is no need, और कौन से ऐसे प्रोविजन है वो एप्लीकेबल रहेंगे यदि कोई डीड बनाई भी नहीं गई है तो, ठीक है, और वेरियस राइट बताए गए हैं पार्टनर के जो कि एक्सप्लेन किए गए, जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो यहां से समझ आ गया, सिर्फ इतना समझ के रखना है कि पार्टनरशिप, ठीक है, कि एक पार्टनरशिप में जितने पार्टनर हैं उनके क्या कुछ रिलेशन रहते हैं किसी दूसरे अदर पार्टनर से, क्या रिलेशन रहते हैं, सबसे पहले आपको पूरा राइट दिया गया है कि आप अपनी टर्म एंड कंडीशन को मेंशन करवा सकते हो, आप जो भी अफेयर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई आइडिया आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको दूसरे पार्टनर के सामने रख सकते हो, और पार्टनरशिप डीड में भी अपनी टर्म एंड कंडीशन को मेंशन करवा सकते हो। इसलिए बोला कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रेस्क्राइब करता है प्रोविजन जो कि गवर्न करता है कि रिलेशन किस तरह के होंगे अदर पार्टनर के, एंड द प्रोविजन जो कि एप्लीकेबल है इन केस यदि
डीड नहीं भी बनाई गई है तब भी पार्टनरशिप में क्या कुछ राइट रहते हैं दूसरे पार्टनर के। तो वेरियस राइट बताए गए। सबसे पहले कि राइट है टू डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि अनुबंध के द्वारा संबंध निर्धारित करने का अधिकार। सेक्शन 11 में ये दिया गया है कि राइट है आपको डिटरमाइन करना रिलेशनशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रिलेशनशिप डिटरमाइन करवा सकते हो। देखो कि भले ही वहां, ठीक है, भले ही देखो 2 या 3% है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ ए और बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उनका रिलेशनशिप बनेगा क्या, लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, वहां पर उनका लीगल रिलेशनशिप बनेगा कि इन केस यदि एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है, एक पार्टी यदि उसको परफॉर्म नहीं कर पाती है या एक पार्टी ब्रीच कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, दूसरी पार्टी के पास फुल राइट रहेगा। हो सकता है कि जी पार्टनरशिप फर्म खोल के रखी थी तो एक पर्सन के पास अकाउंट का पूरा जिम्मा दिया था, वो अकाउंट का पूरा ही लेके जो है भाग गया, तो दूसरी पार्टी के पास कोई ना कोई राइट रहेगा ना, ठीक है। तो कल को ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके बीच में रिलेशन ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब उनके पास राइट होता है डिटरमाइन द रिलेशनशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, अंडर सेक्शन 11 में ये दिया गया है। तो पार्टनरशिप डीड डिटरमाइन करती है, जो आप डीड बनाओगे वो डिटरमाइन करेगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, लाइक व्हाट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक पार्टी ने फॉर एग्जांपल के लिए 15 लाख का बिजनेस स्टार्ट करा, तो ए बी और सी, यदि हो सकता है कि यदि उन्होंने 5 लाख तीनों ने लगाए हो, ठीक है, तो उनको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा और इक्वल लॉस मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इक्वल उनको प्रॉफिट मिलेगा और इक्वल उनको लॉस मिलेगा, ठीक है, लॉस भी उनका इक्वल भरना पड़ेगा। यदि आप देखो कि ए बी और सी इन्होंने जो है वो किसी ने 10 लाख लगा दिए, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 3 लाख लगाए, तो जिन लोगों ने ज्यादा पैसे लगाए हैं तो उनको प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा। इसलिए जो बोला है कि पार्टनरशिप डीड में जो है वो मेंशन करवाया जाता है कि क्या कुछ प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, ठीक है, और किस तरह से जो है वो हम काम करेंगे और कौन क्या काम करेगा। हो सकता है कि इसको सप्लाई का जैसे कि ए को बोल दिया कि आप अकाउंट मेंटेन करो, बी को बोल दिया कि आप प्रोडक्शन का देखो, और सी को बोल दिया कि आप सप्लाई करो। तो ये सब जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, डिसाइड करा जाएगा, ठीक है। और पार्टनरशिप कंटेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, और पार्टनरशिप में आपके अदर पार्टनर जितने भी हैं उनके राइट एंड ड्यूटीज भी जो है वो लिखी जाएंगी। Such deed can be made either by either expressly or necessary implication. For example, if one partner look into the sale daily and other partner do not object to it, ठीक है, यहाँ पर बोला कि इस तरह से कार्य यदि स्पष्ट रूप से या आवश्यक नेसेसरी इम्प्लीकेशन, यदि बोला कि डीड में यदि आपने डीड बनाई है ना, यदि आपने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, ठीक है, तो आपका वहां पर शो होगा कि आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट वहां पर बना रहे हो, और आपने पूरा राइट एंड ड्यूटीज जो है वो उसमें मेंशन कर दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसमें मेंशन कर दिए, तो वहां पर आपका यहाँ शो होगा कि ये क्या है, आपका लीगल रिलेशनशिप बन गया। इस तरह से जो भी कार्य को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा जो है वो किया जा सकता है, ठीक है, या तो आप एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली क्या होता है, एक्सप्रेस बाय वर्ड और, ठीक है, और बाय रिटन, और आपका इम्प्लीकेशन बाय कंडक्ट, कंडक्ट से ही आपका शो हो जाएगा कि हाँ इनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड बन चुकी है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि यदि एक पार्टनर जो है वो दैनिक डेली सेल को देखता है, ठीक है, और अन्य पार्टनर को इस पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं, तो ये लिखित समझौते की अनुपस्थिति में भी जो है वो उसकी कंडक्ट को सभी अन्य पार्टनर के अधिकार के रूप में जो है वो माना जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं अपना राइट, क्रिएट अ राइट ऑफ देयर ओन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ बोला कि उन्होंने
काम को मेंशन नहीं किया था। जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई ना, तो ये नहीं बोला गया था कि ये पर्सन ये काम करेगा, वो पर्सन वो काम करेगा। लेकिन एक पार्टनर जो है वो अपने आप ही क्या करता है, डेली वाली जितनी भी सेल होती है उसको देखता है, ठीक है। और दूसरे अदर पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो उनके कंडक्ट से ही हम प्रिज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि जो राइट ऑफ ऑल पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, भले ही रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए और उनकी इंटेंशन है, जो सभी पार्टनर है वो अपने स्वयं के लिए अधिकार जो है वो बना, ये कहेगा कि एक पर्सन जो है वो डेली की सेल देखेगा, दूसरा पर्सन अकाउंट मैनेज करेगा, ठीक है, वो सब कुछ। अब है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और आज दीपमाला जी पीवाईक्यू करेंगे। हाँ, पीवाईक्यू करेंगे, लेकिन जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, थ्योरी खत्म हो जाएगी और हो जाएगी आपका अक्टूबर में कंप्लीट थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम नवंबर में कंप्लीट एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे। और रेखा जी और अभिजीत जी, अब और दीपमाला जी, आप बताइए, क्या संडे को आपकी पेपर 1 की भी क्लास होती है? होती है संडे को भी? अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट। अब देखो कि अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा था कुछ एग्रीमेंट होते हैं, नहीं मतलब संडे को भी होती है। अभिजीत जी और इनको पता होगा क्योंकि ये पुराने स्टूडेंट है ना। देखो, हमारे कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बताए गए थे जो कि आपके वॉइड होते हैं। आप भी पुरानी है, तो आपको तो मैंने क्लास में पहली बार देखा है। अच्छा, अभी लिया आपने लॉ का कोर्स, ठीक है, चलो ठीक है। तो अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पेपर 1 की होती है ना, चलो जो भी होता है डिसाइड करते हैं। ओके ओके दीपमाला जी, ठीक है। हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ एक एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉइड होते हैं। तो उसमें यदि आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना, किसी दूसरे पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हो ट्रेड करने से, तो ये क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट, ठीक है, विच रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम कैरिंग एनी लॉफुल पोजीशन ट्रेड और बिजनेस आर वॉइड। यहां पर बोला कि जितने भी आपके समझौते हैं ना, ठीक है, जो व्यक्ति को किसी भी वैध पेशे और बोला किसी भी लॉफुल पोजीशन या बिजनेस करने से यदि आप रोकते हो किसी को, तो वे आप क्या माने जाएंगे कि ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में ये बोला गया है कि दैट द पार्टनर कैन रिस्ट्रेन ईच अदर फ्रॉम कैरिंग अ बिजनेस अदर देन अ फर्म, ठीक है। अंडर सेक्शन 11 में ये कहा गया है कि भागीदार एक दूसरे को फर्म के अलावा अन्य व्यवसाय करने से रोकते हैं, लेकिन इस तरह के संयम को साझेदारी कार्य में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। But such restraints must contain in a partnership deed, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया क्या कुछ बोला हमने। बात करी कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बोला गया था कि कौन कौन से एग्रीमेंट है वो आपके वॉइड होते हैं। तो यदि आप किसी भी पर्सन को रोक रहे हो कि आप ट्रेड नहीं करोगे, आप बिजनेस नहीं करोगे, तो ये क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। अंडर सेक्शन 11 की हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट में, तो यहां पर बोल रहा है कि ऑल जितने भी पार्टनर हैं, यदि उसको रिस्ट्रेन किया जा रहा है, किसी भी पार्टनर को यदि रिस्ट्रेन किया जा रहा है कि कैरी आउट करने से बिजनेस को करने से रोका जा रहा है किसी अदर फर्म के साथ, ठीक है,
तो ये जो आप रिस्ट्रेन कर रहे हो ना, रोक रहे हो ना, ये कंटेन होना चाहिए, जो कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो बना रहे हैं ना, उसमें आप मेंशन कर दो कि ये पर्सन जो मेरे साथ पार्टनर रहेगा, ठीक है, तो ये उस टाइम, जितना टाइम तक हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, तो ये किसी दूसरे पर्सन के साथ पूरा काम नहीं करेगा। ये यहाँ पर बोला गया अंडर सेक्शन 11 में। ठीक है, यही बात जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताएगी, वॉइड बताएगी, लेकिन अंडर सेक्शन 11 में जो है वो सही बताएगी। बस ये बोला है कि आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब राइट ऑफ पार्टनर क्या है? राइट सबसे पहले बोला अभिजीत जी और रेखा जी कहां पर है? ठीक है, तो अंडर सेक्शन, ठीक है, राइट ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स क्या क्या, पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं? तो सबसे पहले है आपका राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म और बिजनेस। ठीक है, कि फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, अंडर सेक्शन 12। ठीक है, समझ आ रहा है ना रेखा जी? ठीक है, तो सबसे पहले है आपका राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द फर्म बिजनेस, कि आप फर्म के जो भी आप उसमें पार्टनर बने हो, ठीक है, जिस फर्म में आप पार्टनर बने हो उसमें आपको पूरा राइट है पार्ट बनने का, उसमें भागीदार होने का, भाग लेने का। जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, न्यू आप कोई अपना आइडिया देना चाहते हो, कोई अपना, ठीक है, कोई भी उसमें चेंज करवाना चाहते हो, या उसमें भी यदि आप किसी भी तरह का बिजनेस, वहां नई कोई स्कीम आ गई है, कुछ भी है, तो आप वहां जो है वो पार्ट बन सकते हो, उसमें भागीदार जो है वो हो सकते हो, ये आपको राइट है। ये दिया गया है अंडर सेक्शन 12A। ठीक है, 12A में दिया गया है, ये प्रोवाइड करता है दैट एवरी पार्टनर के पास राइट है इन्वॉल्व होने के लिए और होने का कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस में। ठीक है, कि हर एक पर्सन के पास, हर एक भागीदार के पास राइट है कि वो इन्वॉल्व हो सकता है कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस में। और जितने भी पार्टनर हैं उनको पूरा राइट है, उनके पास राइट है कि मैनेज करने का द फर्म बिजनेस को। ठीक है, ऑल पार्टनर हैव द राइट टू मैनेज द फर्म बिजनेस। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, कि राइट है उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन को। अंडर सेक्शन की वो अपने ओपिनियन, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला है अंडर सेक्शन 12C में ये बोला गया है कि ऑल पार्टनर वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, अपने ओपिनियन को रख सकते हैं, अपने बिजनेस के आइडिया को रख सकते हैं। हाउएवर हम बात करें बिफोर द डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन एन ओपिनियन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, हालांकि इससे पहले एक पार्टनर की राय के आधार पर जो है वो निर्णय लिया जाए। जितने भी पार्टनर ना, उनकी कंसेंट से जो भी डिसाइड करा जाए, जो सभी की कंसेंट से जो है वो होना चाहिए। और द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर मस्ट बी ऑब्टेन, और सभी पार्टनर की कंसेंट जो है वो ऑब्टेन होनी चाहिए। फिर है आपका राइट टू हैव एक्सेस टू बुक ऑफ फर्म। ठीक है, कि जो भी आप अकाउंट वगैरह मैनेज करोगे तो आपको वो भी बुक जो है वो लगानी, मतलब अकाउंट बुक को भी मेंटेन करना पड़ेगा। उनके पास राइट है फर्म के बही खाते तक जो है वो पहुंच का अधिकार। एक तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ जितने भी पार्टनर हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ABC और 3 पार्टनर है, तो यहाँ पर भले ही A को जिम्मेदारी दी है कि आप अकाउंट मेंटेन करोगे, B के पास राइट रहेगा कि वो जब मर्जी चाहे उस बुक को एक्सेस कर सकता है, उस बुक में देख सकता है कि किस तरह का लेन देन हो, कहीं ए पर्सन घोटाला ही तो नहीं कर रहा कोई। C के पास भी बिल्कुल राइट रहेगा। तो सबसे पहले बोला कि उनके पास राइट रहेगा एक्सेस करने के लिए बुक ऑफ फर्म को, जो भी उसका बही खाता है, किस तरह का लेन देन जो हो रहा है, ठीक है, उसको वो देख सकते हैं। ये राइट भी है। अंडर सेक्शन 12D में बोला गया है, प्रोवाइड करता है दैट एवरी पार्टनर के पास राइट है लुक, देखने का उस बुक ऑफ फर्म को, और वेदर द बुक कंसर्न द अकाउंट ऑफ अ फर्म और नॉट, भले ही वो बुक, ठीक है, वो बुक जो है वो कंसर्न करती हो द अकाउंट ऑफ फर्म से या नहीं। ठीक है, उसको जो है वो देखने का पूरा राइट है। और नेक्स्ट है आपका राइट टू प्रॉफिट। ये तो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंडर सेक्शन 13B में बोला गया ऑल पार्टनर जितने भी हैं वो इक्वली शेयर करते हैं जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है
थ्रू द बिजनेस, ठीक है, उसको वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि इक्वली ही शेयर किया जाएगा उनके बीच में। फिर बोला कि राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडर सेक्शन 13C में बोला गया है, ये प्रोवाइड करता है दैट ऑन एग्रीमेंट द पार्टनर ऑफ अ फर्म हैव राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन अ फर्म प्रॉफिट फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। ये बोला अंडर सेक्शन 13C में ये प्रोवाइड किया गया है कि उनके पास राइट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो उन्होंने पूंजी लगाई है ना, ठीक है, जो उन्होंने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बिहाफ, मतलब जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेस पे वो इंटरेस्ट ब्याज भी ले सकता है, ठीक है, कि मैंने इतना जो है वो दिया था तो उसका विद इंटरेस्ट जो है मुझे इतना प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। अंडर सेक्शन 13C जो प्रोवाइड करता है दैट एग्रीमेंट द पार्टनर ऑफ अ फर्म के पास राइट रहता है कि वो क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट को भी ऑन द प्रॉफिट्स फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस मेड बाय पार्टनर, ठीक है, कि साझेदार द्वारा किए गए अग्रिमों पर जो है वो ब्याज का अधिकार, ठीक है। हम बात करें कि इन सम केसेस में द फर्म में नीड एक्स्ट्रा मनी, कभी कभी होता है ना कि फर्म में एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होती है कैपिटल के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल। इन सच केसेस में पार्टनर मेक एडवांस टू द फर्म एंड ही में ऑल्सो क्लेम द इंटरेस्ट ऑफ सच एडवांस, ठीक है। तो ऐसे मामले में भागीदार जो पार्टनर फर्म को अग्रिम दे सकता है, ठीक है, कि एडवांस दे सकता है, ठीक है, कोई पार्टनर है ना वो किसी फर्म को एडवांस दे सकता है और उसके बाद वो उस एडवांस दिए गए उस मनी पर जो है वो अपना इंटरेस्ट भी लेना चाहे तो वो ले सकता है, कि अग्रिम ब्याजों पर जो है वो अग्रिम जो भी उसने एडवांस दिया है उस पर जो है वो ब्याज का दावा वो कर सकता है। अब राइट टू इंडेमनिटी अंडर सेक्शन 13E में बोला गया है, ये प्रोवाइड करता है कि पार्टनर may make some payment and incur liability while acting on the behalf, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम करता है और जो फर्म है वो शेल इंडेमनिफाई करती है पार्टनर को इन रिस्पेक्ट यदि पेमेंट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड यदि उसकी लाइबिलिटी आती है कि उसे कोई भुगतान या उसकी लाइबिलिटी के संबंध में एक पार्टनर को कोई लॉस हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी कौन करता है, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनर के पास राइट रहता है इंडेमनिफाइड, यदि मेरे को लॉस हो गया तो आप बाकी जितने भी पार्टनर है वो मेरी भरपाई करोगे साथ साथ में, ठीक है। और वेदर इट वॉज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन इमरजेंसी, ठीक है, कि चाहे वह सामान्य व्यवसाय में किया गया हो या आपातकाल स्थिति में, ठीक है। और राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 44 में ये बोला गया है, 44 सेक्शन प्रोवाइड करता है पार्टनर के पास राइट है फाइल करने का सूट को और डिसॉल्व, ठीक है, कि उसके पास ये राइट है, पार्टनर के पास राइट है कि वो फाइल कर सकता है सूट कि वो डिसॉल्व करवाना चाहता है, जो पार्टनरशिप फर्म बनी हुई ना उसको खत्म करवाना चाहता है, भंग करवाना चाहता है, उसके लिए जो है मुकदमा दायर कर सकता है और कोर्ट जो है वो डिसॉल्व करेगी उस फर्म को और एनी ऑफ द ग्राउंड जो गिवन दिया गया है हमें, किस ग्राउंड पर जो है वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। समझ आ रहा है अभिजीत जी, रेखा जी और दीपमाला जी, ठीक है। हमने क्या कुछ डिस्कस किया, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर देखा विद वन अनदर, कि एक पार्टनर का क्या रिलेशन रहता है दूसरे पार्टनर के। तो सबसे पहले बोल दिया कि उनके पास राइट रहता है कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखवा सकते हैं और वेरियस राइट हैं। क्या कुछ राइट है, सबसे पहले राइट है डिटरमाइन करने का रिलेशनशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप अपने राइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर बोला कि कुछ एक ऐसे एग्रीमेंट बताए गए जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड है, कि आप किसी को, ठीक है, कि आप किसी को क्या बोलते हो कि आप जो है वो जी रेखा जी, ठीक है, तो आप किसी को बोलते हो कि आप बिजनेस मत करो, किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है वॉइड है, लेकिन सेक्शन 11 में उसको कहा गया है कि यदि पार्टनर को रोकना है, आपको रिस्ट्रेन करना है कि वो कैरी आउट ना करे किसी अदर बिजनेस अदर फर्म के साथ, तो आप रिस्ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उसको पार्टनरशिप डीड में आप क्या कर दोगे, मेंशन करवा दोगे,
फिर राइट ऑफ पार्टनर क्या कुछ है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि राइट टू टेक अ पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि आप जो है वो उस फर्म के जो भी व्यवसाय में संचालन हो रहा है, ठीक है, उसमें भाग लेने का आपको अधिकार है। आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का भी राइट है। आपको अकाउंट बुक है जिसको एक्सेस करने का बिल्कुल राइट है। आपको ये राइट है कि आप प्रॉफिट लेना चाहते हो। फिर आपको ये राइट है, राइट टू इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, ठीक है, कि आपको जो आपने पूंजी लगाई है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो उसमें आप इंटरेस्ट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। और यदि आपने कोई एडवांस दे दिया है ना, तो आप उस एडवांस पर भी यदि इंटरेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर ये बोला कि राइट है आपको कि आपको इंडेमनीफाई किया जाएगा, इंडेमनिटी की जाएगी, क्षतिपूर्ति की जाएगी यदि आपके द्वारा या आपके किसी, जब आप काम कर रहे हो किसी अदर जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर जब आप काम कर रहे हो, तो लाइबिलिटी यदि इन केस यदि कोई काम हो जाता है जहां पर आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है, पेमेंट अराइज होती है कि आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडेमनीफाई किया जाएगा, इंडेमनिटी की जाएगी, आपकी क्षतिपूर्ति की जाएगी अदर पार्टनर से। फिर बोला कि आपको ये राइट है कि आप डिसॉल्व करवा सकते हो पार्टनरशिप को। आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो कि मेरे को अपनी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व करवानी है। किस किस केस में जो है डिसॉल्व हो सकती है, तो अंडर सबसे पहले बोला कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यदि किसी पार्टनर का दिमागी संतुलन ही खराब हो, ठीक है, और जहां पर सूट, देखिए वेयर द सूट शेल बी ब्राउट बाय अनदर पार्टनर और नेक्स्ट फ्रेंड और अनसाउंड पर्सन, ठीक है, जहां सूट किसी अन्य साथी या अस्वस्थ साथी के अगले दोस्त के द्वारा जो है वो किया गया हो। जैसे कहते हैं ना कि कोई माइनर पर्सन है या अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो उसका केस जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन के माध्यम से किया जाता है। तो वैसे बोला कि यदि पार्टनर ही अनसाउंड माइंड हो गया, तो उस फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए किसी दूसरा पर्सन जो कि नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है या, ठीक है, कि उसके माध्यम से या, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो है केस किया जा सकता है, ठीक है। और परमानेंट इनकैपेसिटी होगी, ठीक है, यदि किसी की जैसे कि टांगे टूट गई, बिल्कुल अब वो काम करने के लायक ही नहीं, उसको ऐसा काम वो करता था, अच्छा ऐसा बिजनेस करता है जहां पर फिजिकल कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, तो यदि वो परमानेंट ही इनकेपेबल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करने या अपना पार्टनरशिप एक्ट को परफॉर्म करने के एबल ही रहा नहीं, कैपेबल ही नहीं है, तो परमानेंट इनकेपेबिलिटी हो जाए तब भी जो है वो अनदर पार्टी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, की यदि अपने कर्तव्य जो अपनी ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए जो है परमानेंट इनकेपेबिलिटी हो गई, तब भी आपको देखने को मिल सकता है। तब भी आप जो है क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो कि मेरे को अपना डिसॉल्व करवाना है पार्टनरशिप फॉर्म। अनदर पार्टनर यदि गिल्टी है कंडक्ट दैट प्रीजुसाइड्स द बिजनेस ऑफ फर्म, कि अन्य भागीदार आचरण का दोषी है जो कि फर्म के व्यवसाय को पूर्वाग्रह करता है, ठीक है। और कमिटिंग ब्रीच, यदि आपने एग्रीमेंट बनाया था, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई, ठीक है, और जिसमें किसी एक पार्टी ने ब्रीच कर दी उस एग्रीमेंट की बाय अनदर पार्टनर, देन विलफुली और प्रिसिसेंटली, ठीक है, और मतलब अपनी जानबूझकर या खुद से जो है, मतलब जानबूझकर या लगातार किसी पार्टनर ने उस समझौते का उल्लंघन कर दिया, या तो हाँ जुरिस्प्रूडेंस करवा दिया, सबसे पहले जुरिस्प्रूडेंस ही करवाया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है, और वो तो बहुत टाइम पहले करवा दिया। आपको यूनिट वाइज जो है वो आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो सारे के सारे सेशन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बर्डन ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रीवियस क्लासेस भी देखनी है और नेक्स्ट क्लासेस भी लगानी है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ड्यू टू द लॉसेस, यदि बहुत ज्यादा लॉस हो गया जिस कारण जो है वो ठीक है, पहले ये सुन लो उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन होगा या नहीं होगा, वैसे तो
यदि हमारा सिलेबस टाइम से खत्म हो जाता ना तो एक एक सेशन रख सकते हैं, जैसे कि मैराथन टाइप ना, तो वैसे रख सकते हैं। लेकिन अभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता ना, वैसे सर अलाउ करेंगे सभी टीचर को। अभी देखो इट अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग पेपर 2 के भी, तो उन सभी को अलाउ करेंगे तब भी हो सकता है। वैसे यदि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं रिवीजन जरूर करवाऊंगी, जल्दी जल्दी, थोड़ी सी सुपर फास्ट होगी लेकिन करवाऊंगी, ठीक है। और ठीक है, अब ध्यान से सुन लो एक बार, ठीक है, कि आपके पास राइट रहता है अंडर सेक्शन 44 में ये प्रोवाइड किया गया है कि पार्टनर जो है वो क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं डिसॉल्व करवाने के लिए पार्टनरशिप फर्म। किस ग्राउंड पर? यदि अनसाउंड माइंडनेस ऑफ माइंड हो गया, यदि किसी पार्टनर का दिमागी संतुलन खराब हो गया, यदि इनकेपेबल हो गया, उसको परमानेंट इनकेपेसिटी, परमानेंट इनकेपेसिटी का क्या मतलब होता है, उसको सुनाई देना बंद हो गया, उसको दिखाई देना बंद हो गया, बिल्कुल परमानेंट इनकेपेबल हो गया, तब भी जो है वो इस तरह का केस फाइल किया जा सकता है और अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए केस फाइल किया जा सकता है। या अनदर पार्टनर जो है वो गिल्टी है, कंडक्ट दैट प्रीजुसाइड्स द बिजनेस ऑफ फर्म, ठीक है। तो अन्य कोई भागीदार आचरण का दोषी है, ठीक है, यदि किसी ने इस तरह का काम करा है तो उस तब भी जो है वो क्या किया जा सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। या कमिट करा है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, अनदर पार्टनर इज विलफुली और प्रिसिजेंटली, ठीक है, यदि किसी पार्टनर ने अदर ने कोई एग्रीमेंट की ब्रीच कर दी है या ट्रांसफर किया है इंटरेस्ट इन द फर्म और अनदर पार्टनर टू द थर्ड पर्सन, कि किसी अन्य भागीदार द्वारा फर्म के ब्याज को तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया है, कि जो इंटरेस्ट था, ठीक है, उसको किसी दूसरे पर, किसी तीसरे थर्ड पर्सन को जो कि पार्टनर नहीं है उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया, इस तरह का घोटाला किसी ने करा है, तब भी जो है वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ड्यू टू द लॉस, और बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जितना हमने कमाया था उससे ज्यादा तो गवा ही दिया है ना। कई बार ऐसे होता है कि लोग फंस जाते हैं, बिजनेस होता है, बिजनेस में घाटे कहते हैं कि घाटे और प्रॉफिट लॉस तो चला ही रहता है ना। तो यदि बहुत ज्यादा लॉस हो गया जिस कारण बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल है, अब तो खाने के लाले पड़ गए, बहुत मुश्किल हो गया है ना, तो वहां पर भी डिसॉल्व करवाई जा सकती है पार्टनरशिप, ठीक है। और एनी अदर ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड जो कि जस्ट हो, रीजनेबल हो, कि डिसॉल्व करवाने के लिए पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 46 में ये प्रोवाइड किया गया है कि आफ्टर डिसोल्यूशन, जब एक बार डिसोल्यूशन हो जाती है ना पार्टनरशिप, तो अब पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो बाइंड अप कर सकता है बिजनेस को, कि वो फर्म के व्यवसाय को बंद करने का उसका राइट रहता है। एक बार पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो एक पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो बाइंड अप करवाना चाहे बिजनेस को तो करवा सकता है, तो उसके पास पूरा राइट है। और ऑन डिसोल्यूशन में एवरी पार्टनर or his representative is entitled against the other partner have a firm property applied in the payment of debt or liability of a firm, and then have the surplus distribution distributed among the partner of their representative। देखो क्या बोला अंडर सेक्शन 46 में, ये बोला ना कि कभी, अब देखो कि आपने इस पर्टिकुलर प्लॉट पर, ठीक है, ये प्लॉट जो है वो 3 लोगों ने मिलकर खरीदा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, हाँ करवा दूंगी करवा दूंगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपने प्लॉट खरीदा है, ठीक है, तो इस प्लॉट में जितना भी, ठीक है, यदि कल को क्या हो गया कि आपने डिसॉल्व करवा दिया, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो गई, तो हो सकता है कि इसमें 4 लोग थे, 4 लोग पार्टनर थे, ए बी सी, ठीक है, और इसमें से जो है वो सी और डी, ठीक है, इसमें से बी की डेथ हो गई है ना, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एल आर आएंगे, ठीक है, और मतलब उनके पास भी बिल्कुल राइट रहेगा कि वो क्लेम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, और जो भी आपने पार्टनरशिप में बिजनेस चलाया था, ठीक है, तो आप उस बिजनेस में भी कोई प्रॉफिट जितना भी शेयर, अभी देखो कि किसी, फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपना क्लॉथ हाउस खोला था, तीन चार लोगों ने मिलकर, तो जब आप उस बिजनेस को खत्म कर रहे हो, उसको डिसॉल्व करवा रहे हो, तो उसमें जितना भी सामान होगा उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, यदि आपने
उस पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड लायबिलिटी जो भी होंगी उस फर्म की, तो जितने भी पार्टनर हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव, हो सकता है कि एक पार्टनर की डेथ भी हो चुकी है, तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इक्वली इंटाइटल रहेंगे उसको लेने के लिए। अंडर सेक्शन 46 में ये बोला गया है। ठीक है, फिर है राइट टू नॉट गेट एक्सपेल्ड। ठीक है, यहां पर बोला है कि एक्सपेल्ड कि निष्कासित नहीं होने का अधिकार। अंडर सेक्शन 33 में ये बोला कि प्रोवाइड किया गया है दैट ऑल पार्टनर के पास राइट होता है टू नॉट गेट एक्सपेल्ड एक्सेप्ट ऑन अ सर्टेन ग्राउंड और must be a reasonable warning and opportunity for explanation before the expulsion, कि किसी को भी आप जो है वहां से निष्कासित नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी भागीदार को कुछ आधारों को छोड़कर आप वैसे ही आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तूने अच्छे से काम नहीं करा, चलो तुम लोगों को बाहर निकालता हूँ, है ना। कि ऐसा 3-4 पार्टनर है जिसमें एक पार्टनर को कह दिया जाता है, तीनों पार्टनर के द्वारा वो डिसाइड करते हैं कि इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी पार्टनर है उनके पास पूरा राइट रहेगा कि उनको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता, एक्सपेल नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट उनको रीजनेबल ग्राउंड, जो सर्टेन ग्राउंड्स पर जो है वो उनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। उनको आप रीजनेबल वार्निंग दोगे, ये बोलोगे कि आपने ये किया, इस टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन करी, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, और उनको अपॉर्चुनिटी दोगे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और फिर है आपका राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि 4 पार्टनर है ना, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 पार्टनर है, तो यहाँ पर 4 पार्टनर में से यदि किसी को अदर पर्सन को पार्टनर बनाना है तो आपको पूरा राइट है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो अदर पार्टनर को कि आप जो है वो नया पार्टनर मत लेके आओ। ठीक है, ठीक है, हमारा इतना ही अच्छा बिजनेस चला हुआ, अच्छा हमारा गुजारा हो रहा है, हो सकता है कि कहीं नया आ जाए तो और प्रॉफिट और शेयर जो है वो आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 31 में ये बोला गया है कि एवरी पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो प्रिवेंट कर सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर को, नए पार्टनर को आने से रोक सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ फर्म unless the agreement has expressly provided that such introduction is permitted। ठीक है, जब तक कि समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है इस तरह के परिचय की अनुमति है। ठीक है, तो यहाँ पे बोले सच इंट्रोडक्शन ऑफ परमिटेड। अब उनके पास नेक्स्ट राइट क्या है, राइट टू रिटायर। अंडर सेक्शन 32 में ये बोला गया है कि एक पर्सन के पास राइट है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है, वो रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। ऐसा नहीं है कि उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब वो काम करने के लायक नहीं है, या उसका मन नहीं कर रहा बिजनेस को आगे चलाने के लिए, है ना, और पार्टनरशिप में फॉर्म में जो है वो मेंबर बने रहने के लिए, तो उसको पूरा राइट है, वो दूसरे पार्टनर के साथ बातचीत करेगा, उनकी कंसेंट लेगा और रिटायर हो सकता है, तो उनके पास पूरा राइट है। अंडर सेक्शन 32 में ये बोला गया है कि एक पर्सन के पास फुल राइट रहता है रिटायर होने का विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर unless the requirement of consent is waived by the agreement। ठीक है, जब तक समझौते द्वारा सहमति की आवश्यकता को माफ नहीं किया जाता। ठीक है, और द पार्टनर कैन रिटायर हो सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अदर पार्टनर को आप नोटिस दे दो और आप जो है वो रिटायर हो जाओ। ठीक है, इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, आप फिर है आपका रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी। अब हमने देख लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर के पास क्या राइट रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक पार्टनर है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ए बी सी, ये 3 पार्टनर है, ये थर्ड पर्सन है कोई, ये पार्टनर नहीं है, ये थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या कुछ रिलेशन रहेंगे इनके। अंडर सेक्शन 18 टू 22 में ये बोला गया। ठीक है, ये बात करेंगे टॉक्स अबाउट द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स थर्ड पार्टीज। अब सेक्शन 18 में प्रेस्क्राइब किया गया है कि पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं फर्म के फ्रॉम द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कि जब हम अब बिजनेस की बात करते हो, ठीक है, तो हर एक पार्टनर क्या होता है, एजेंट होता है, एक दूसरे के जो है वो एजेंट माने जाते हैं बिजनेस में। और पार्टनर एक्ट
एज अ प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर जो है वो एक्ट करता है प्रिंसिपल की तरह और एज वेल एज एजेंट की तरह भी। एजेंट की तरह क्या, किस लिए? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं उस फर्म की इतने, मेरे मतलब मेरे साथ 3 पार्टनर और काम कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि मैं जो काम करूंगा वो इसको भी इफेक्ट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो मैं उस उनके एजेंट, उनके बिहाफ पर ही काम कर रही हूँ, है ना। तो ये पार्टनर में बोला गया है कि सारे के सारे पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होंगे तो वो प्रिंसिपल भी होंगे एज वेल एज एजेंट भी होंगे, ठीक है। और जब वो परफॉर्म करेंगे किसी एक्ट को अपने ओन इंटरेस्ट अपने ओन इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, जो आप किसी एक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, देन ही इज अ प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल होगा। एंड व्हेन ही डज इन इंटरेस्ट ऑफ अनदर पार्टनर देन ही इज एन एजेंट। वो देखो, समझो कि यदि कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, तब वो प्रिंसिपल ही होगा। लेकिन जब वो किसी दूसरे पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा है और अदर पार्टनर के बिहाफ पर काम कर रहा है, उनके इंटरेस्ट के पर जो है वो काम कर रहा है, उनके हित में काम कर रहा है, तो वो एजेंट माना जाएगा, ठीक है। और ही इज नॉट एन एजेंट फॉर डीलिंग विद द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टनर देमसेल्फ, लेकिन स्वयं भागीदारों के बीच में लेन देन के लिए जो है वो एजेंट नहीं। अंडर सेक्शन 19 में क्या बोला है कि स्टेट दैट एनी एक्ट विच इज परफॉर्म्ड बाय द पार्टनर, कोई भी एक्ट है जो कि परफॉर्म किया जाएगा पार्टनर के द्वारा, यूजली कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। अब देखो देखो कि यहाँ हमारी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, यहाँ पर पूरा बिजनेस वगैरह होता है और ए बी सी पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। तो एक पार्टी क्या करती है ना, अपना बिजनेस फर्म से कहीं दूर जाके कोई और काम करती है, तो वो बिजनेस फर्म से रिलेटेड तो नहीं है। हाँ, यदि उस बिजनेस फर्म से रिलेटेड कोई काम है तब वहां पर अदर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं है। तो आप जो भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हो पार्टनर, वो यूजली किस तरह का होना चाहिए, ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। और जो अथॉरिटी है टू बाइंड द फर्म एम्प्लॉयड अथॉरिटी, और जो फर्म को बांधने का जो है, मतलब फाउंडेशन का अधिकार जो है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी, मतलब अदर अदर पार्टी। अब देखो कि आपने ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम किया तो उसके लिए अदर पार्टनर भी लायबल होंगे, लेकिन यदि आपने ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस अपने बिजनेस टाइम के अकॉर्डिंग या अपने फर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तब जो है वो आप एंटाइटल नहीं, ठीक है। मतलब जितने भी पार्टनर है वो आपके लॉस के लिए, यदि आपको लॉस हो गया, यदि आपने कोई गलत काम कर दिया, तो उसकी रिकवरी के लिए जो है वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन 20 में क्या बोला गया है कि पार्टनर कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। कि ये कहा गया है कि भागीदार किसी भी भागीदार के निहित अधिकार को प्रतिबंधित या विस्तरित करने के लिए एक अनुबंध कर सकते हैं, ठीक है। कि पार्टनर जो है वो अपने, ठीक है, आप पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, ठीक है। कि आप किसी दूसरे पार्टनर को ये बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप कहीं और जो है वो काम मत करो, हमारी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो ना, हमारे साथ काम करो, यहाँ वहां आपको हर जगह काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और वैसे भी होता है कि एक पर्सन एक ही जगह काम कर पाता ना। अब देखो कि हम कहीं भी किसी भी वेरियस पोस्ट की बात करते तो हमेशा ये आता है कि वो पर्सन कोई प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अर्न ना करता हो, कहीं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। एक पर्सन एक ही जॉब कर सकता है, प्राइवेट की बात अलग है, वहां पर तो हर जगह काम किया जा सकता है, लेकिन टाइम होना चाहिए उतना, है ना। अंडर सेक्शन 21 में भी बोला गया है कि स्टेट दैट इफ एनी एक्ट इज डन बाय द पार्टनर, यदि कोई भी एक्ट जो है वो किया जाता है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, और एक प्रूडेंट मैन की तरह वही किया जाना चाहिए था, एक अच्छे इंसान की तरह, विवेकशील व्यक्ति की तरह वो वैसे ही करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे कार्यों को फर्म को अन्य की आवश्यकता, यहाँ पर दो, देन सच एक्ट नीड टू बाइंड द फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी एक्ट जो है वो उस
फर्म को जो है वो बाउंड करते हैं कि वो फर्म जो है वो लायबल होगी कि इन केस यदि कोई गलत काम भी हो गया है तो, ठीक है। लेकिन उसने तो जैसा क्या होता है कि नेसेसिटी को देखते हुए काम कर दिया, भले ही उसकी वजह से उसका कॉज कुछ और निकल गया, है ना, तो वहां पर जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो लायबल होगी, ठीक है। यदि यहाँ पर अंडर सेक्शन 21 में ये बोला कि इफ एनी एक्ट, कोई भी एक्ट जो है वो किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी में, जो कि एक प्रूडेंट मैन वैसे ही करता, ठीक है, तो ऐसे एक्ट के लिए जो है वो फर्म आपकी लायबल रहेगी, बाउंड रहेगी, ठीक है। अंडर सेक्शन 22 में क्या बोला गया है कि इफ एनी एक्ट डन किया जाता पार्टनर के द्वारा, देन इट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ फर्म, ठीक है, और सच मैनर ही बाइंड द फर्म, ठीक है। यदि कोई भी कार्य जो है वो भागीदार द्वारा किया जाता है तो फर्म के नाम पर, यदि फर्म के नाम पर किया जाता है तो वहां पर फर्म जो है वो आपकी बाउंड रहेगी, ठीक है। अब ड्यूटी ऑफ पार्टनर को करने से पहले मेरे को जल्दी से बता दो, समझ आ गया रेखा जी और अभिजीत जी, दीपमाला जी, कहीं कुछ डाउट है तो बता दीजिए। जी मैम, ठीक है। अभिजीत जी, ठीक है। अब ड्यूटी ऑफ पार्टनर, राइट तो हमने देख लिए, बहुत ज्यादा राइट देख लिए ना, अब ड्यूटी बात करते हैं। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की। तो सबसे पहले बोला ड्यूटी है ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस, कि सबसे बड़े लाभ, सामान्य लाभ का कर्तव्य है, ठीक है, कि ड्यूटी है ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। एज पर द सेक्शन 9 ऑफ एक्ट में ये बोला गया है कि भागीदारों के लिए ये अनिवार्य है कि वे फर्म के सबसे बड़े सामान्य लाभ के लिए जो है वो अपना व्यवसाय करें, ठीक है, कि पार्टनर टू कैरी ऑन देयर बिजनेस फॉर द इंटरेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन इंटरेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस ऑफ द फर्म, ठीक है। और पार्टनर मस्ट एक्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी पार्टनर है वो उनको एक्ट करना चाहिए ताकि उनको सब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, पार्टनरशिप। देखो, पहले पढ़ लो उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ ड्यूटी रहती है पार्टनर की, तो बोला कि ड्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस, ठीक है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट में ये बोला गया है कि जो भी पार्टनर काम करेंगे, ठीक है, जो भी वो बिजनेस करेंगे, ठीक है, कैरी ऑन कर रहे हैं वो बिजनेस को, तो उसका मेन गोल क्या रहना चाहिए कि उनको ग्रेटेस्ट आपका प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और पार्टनर को ऐसा एक्ट करना चाहिए जो कि ऑल पार्टनर के बेनिफिट के लिए हो, मतलब हर एक पार्टनर, ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर जो है वो किसी दूसरे पार्टनर की, मतलब उसको नहीं परवाह रहेगी कि हमारे साथ और भी पार्टनर काम कर रहे हैं, तो उसको हमेशा ही एक पार्टनर के द्वारा भी या किसी दूसरे पार्टनर के द्वारा भी, कोई भी पार्टनर जो है वो कहीं भी काम कर रहा है, फेथफुल रहना चाहिए टू ईच अदर, और साथ ही साथ उनको बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए और सिक्योर करना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से कमाया जाए, ठीक है। और अदर जितने भी पार्टनर हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और नो पार्टनर शुड एक्ट फॉर अ पर्सनल गेन, और किसी भी पार्टनर को, ठीक है, किसी भी पार्टनर को एक्ट नहीं करना चाहिए अपनी पर्सनल गेन के लिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब रेखा जी, मतलब समझ नहीं आया मेरे को आप क्या लिख रहे हैं। अब देखो ना, यहाँ पर सिर्फ इतनी सिंपल बात समझो, हाँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग, बिल्कुल ठीक है।
हाँ, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन दोगे वो ट्रू दोगे। और साथ ही साथ आप जब भी कोई एक्ट करो, जब भी आप स्टेप उठाओ, ठीक है, कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आपको अपना सबसे पहले कि आपको बेनिफिट देखना है, सभी पार्टनर का बेनिफिट देखना है, ठीक है, और साथ ही साथ सिक्योर करना है मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से जो है वो कमाया जा सकता है। ठीक है, अब ड्यूटी ऑफ गुड फेथ भी बोला गया अंडर सेक्शन 9। द पार्टनर मस्ट एक्ट जस्ट टू ईच अदर, बोले हर एक पार्टनर को एक्ट करना चाहिए, ठीक है, जस्ट एक्ट करना चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जो है वो न्यायपूर्ण कार्य जो है वो करना चाहिए। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर ऑन इज ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट और हेंस, यहाँ पर बोला कि जब भी रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो वो म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पर होना चाहिए, ठीक है, आपसे साझेदारी, आपसे विश्वास के बेस पर होना चाहिए। और देयर मस्ट बी गुड फेथ पर होना चाहिए। गुड फेथ मतलब आप किसी भले के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छा विश्वास होना चाहिए अदर पार्टनर पर भी। और पार्टनरशिप इज ऑफ द फ्यूडिशरी नेचर एंड दस, ठीक है, यहाँ पर बोला कि एक उनके बीच में अच्छा विश्वास होना चाहिए और एक साझेदारी भरोसेमंद प्रकृति की होती है। और मतलब जो भी आप साझेदारी आप मतलब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो फ्यूडिशरी नेचर पर जो है वो डिपेंड होनी चाहिए, कि विश्वास पर डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। एवरी स्टेज ऑफ पार्टनरशिप, हर एक स्टेज ऑफ पार्टनरशिप की आप जब बात करते हो तो पार्टनर मस्ट एक्ट करते होने चाहिए जस्ट एंड फेथफुल टू वन अनदर, ठीक है, कि पार्टनर जो है वो एक्ट करते होने चाहिए जस्ट फेथफुल टू वन अनदर, ठीक है, फिर एक दूसरे के प्रति वफादार होने चाहिए, मेन बात है ना, न्यायपूर्ण होने चाहिए और एक दूसरे के प्रति वफादार होने चाहिए। अब ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पर बोला द पार्टनर ऑफ फर्म की मतलब एक पार्टनर की ड्यूटी रहती है कि वो रेंडर करेंगे, मतलब ट्रू अकाउंट के बारे में बताएंगे, ये दिया है आपका अंडर सेक्शन 9 में, ठीक है, कि ये फर्म के भागीदारों का कर्तव्य है कि वे सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो भी वही खाता है उसको सही प्रस्तुत करोगे, ठीक है, उसको ट्रू अकाउंट उसको बताओगे, ये ड्यूटी है, अदर पार्टनर को बताओगे। अ पार्टनर ऑफ फर्म कीप एंड रेंडर ट्रू कंप्लीट अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस फर्म बिजनेस, ठीक है, एक ऐसा पार्टनर, ठीक है, ऐसा फर्म ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म, ठीक है, जो कि ट्रू होना चाहिए और कंप्लीट अकाउंट के बारे में बताए किसको, जितने भी आपके पार्टनर हैं उस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, और ही मस्ट मेक इट अवेलेबल टू द अदर पार्टनर और द रिप्रेजेंटेटिव व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, और जो भी आवश्यकता पड़ने पर जो अदर पार्टनर है या उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनको ट्रू इंफॉर्मेशन दे। यदि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब देखो कि किसी पर्सन की डेथ हो गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वहां पर LR आए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आए, वो आए तो उन्होंने बोला कि हमें बताओ किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह से अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो वो वही खाते को यदि देखना चाहे, जब मर्जी कोई पार्टनर चाहे या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो उनकी ड्यूटी बनती है पार्टनर की कि वो उसको ट्रू अकाउंट बताए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी टू रेंडर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 9 में बताया गया है कि पार्टनर ऑफ फर्म की ड्यूटी रहती है कि वो प्रोवाइड करेंगे ट्रू और फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के रिगार्डिंग यदि आप जो है वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, वो अपनी ट्रू बताओगे, ठीक है, जितना भी फुल इंफॉर्मेशन बताओगे, ऐसा नहीं कि आप सच भी बता रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहे हो, नहीं, आप फुल इंफॉर्मेशन बताओगे, जो भी आपके रिगार्डिंग द बिजनेस होगा उसको आप ट्रू बताओगे और आपका फुल इंफॉर्मेशन दो। पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं ईच अदर, ठीक है, hence partners must communicate all information regarding the running of business is complete and truthful manner to each other, ठीक है, यहाँ पर बोला कि इसलिए जो भागीदार है को व्यवसाय चलाने के बारे में सभी जानकारी
को एक दूसरे को पूर्ण और सच्चे तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन करनी चाहिए, कि जो भी आपस में बातचीत है वो सही होनी चाहिए, ट्रुथफुल मैनर में। ड्यूटी है उसकी रेंडर करना फुल इंफॉर्मेशन। लास्ट में हमने देखा था ड्यूटी है उसको बताना क्या, अकाउंट के बारे में, ट्रू अकाउंट के बारे में। ये इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, अब आपको क्या बताना है कि किस थर्ड पर्सन के साथ किस तरह से डील करना है, या थर्ड पार्टी को क्या कुछ स्टेटमेंट बतानी है, या अपने अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारे के सारे पार्टनर को होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं ईच अदर, और पार्टनर मस्ट कम्युनिकेट करें सभी इंफॉर्मेशन को, ऑल इंफॉर्मेशन, यदि वो रिगार्डिंग है द रनिंग ऑफ अ बिजनेस इज कंप्लीट एंड ट्रूथफुल मैनर टू ईच अदर। ठीक है, और फिर बोल दिया कि ड्यूटी है टू नॉट कैरी अनदर बिजनेस, ये ड्यूटी बनती है। ठीक है, कि यदि आप इस पार्टनरशिप फर्म में जो है वो एंटर हुए हो ना, तो आप इसी के साथ अपना लॉयल होकर काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन यहाँ भी पार्टनर बना हुआ है, वहां भी पार्टनर बना हुआ है, तो ये ड्यूटी ही है, ठीक है, किसकी, पार्टनर की, कि वो कैरी नहीं करेगा कोई अनदर बिजनेस। अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट में ये बोला गया है कि पार्टनर मस्ट नॉट कंडक्ट अ बिजनेस अदर देन अ फर्म, इस फर्म के अलावा आप कोई और बिजनेस कंडक्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप कोई और बिजनेस जो है वो नहीं चलाओगे। ठीक है, पार्टनर जो है वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं किसी अनदर पार्टनर को कि आप कैरी आउट नहीं कर सकते कोई और बिजनेस, ये प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 2 में। ठीक है, इसमें प्रोवाइड किया गया सच रिस्ट्रेन इज रीजनेबल, और जो आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, उसको बिजनेस करने को रोक रहे हो, तो वो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूटी टू एक्ट डिलीजेंटली, और लगन से कार्य करोगे। ठीक है, कि आप जो है वो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे और लगन से काम करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यदि लॉस हो गया तो मेरे को क्या, मेरे को बड़ा अकेला होना है, लॉस है ना, सबको होगा, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे, अच्छे से ईमानदारी से काम करोगे। अंडर सेक्शन 12B में बोला गया कि पार्टनर जो फर्म के पार्टनर होते हैं वो एक्ट करते हैं डिलीजेंटली इन द बिजनेस। ठीक है, अब फिर अनदर ड्यूटी क्या बोली गई, ड्यूटी टू परफॉर्म विदाउट रेम्युनरेशन, की पारिश्रमिक के बिना जो है वो प्रदर्शन करने का कर्तव्य। ठीक है, इन्होंने जो पूंजी लगाई है ना, अब देखो कि उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूशन किया, कि किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 3 लाख दिया, और जो वो काम करते हैं तो वहां पर उनको रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता, वो काम करते हैं अपने मन से। उनको तो बाद में प्रॉफिट देखना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से उस लॉस की भरपाई करते हुए जो अर्न होगा वही अपनी जेब में रखना है ना, है ना। तो ये बोले ड्यूटी है परफॉर्म करना विदाउट रेम्युनरेशन, एज पर सेक्शन 13B में ये बोला गया है कि एवरी पार्टनर मस्ट परफॉर्म करेगा एंड अटेंड करेगा फॉर्म बिजनेस को विदाउट एक्सपेक्टिंग द रेम्युनरेशन। ठीक है, कि आप जो है वो उसमें आओगे, बिजनेस में आओगे, डेली अपना एक्ट परफॉर्म करोगे, बट बिना एक्सपेक्टेशन ऑफ रेम्युनरेशन। यदि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है रेम्युनरेशन की, आप आज का काम करोगे तो आपको आज की पेमेंट दी जाएगी, तब तो आप जॉब कर रहे हो ना, तब आप बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हो, है ना। तो देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट ऑल पार्टनर आर टू वर्क। ठीक है, ये एक धारणा है कि सभी जो भागीदारों को एक फर्म के सामान्य लाभ के लिए जो है वो काम करना है। ठीक है, ये प्रिजम्पशन है कि जितने भी पार्टनर हैं उनको वर्क करना है। ठीक है, फॉर कॉमन एडवांटेजेस ऑफ द फर्म के लिए। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट बोला गया है कि ड्यूटी टू शेयर लॉस। यदि आपको बोल दिया कि आपको प्रॉफिट होने वाला है तो आपको लॉस को भी शेयर करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉफिट उठाया और चल दी, आपको लॉस की भी भरपाई करनी है। अंडर सेक्शन 13B में बोला गया है ऑफ द एक्ट, पार्टनर मस्ट शेयर द प्रोपोर्शन एज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, कि भागीदारों को साझेदारी समझौते के द्वारा प्रदान किए गए अनुपात में नुकसान साझा करना होगा। ठीक है, जितना भी नुकसान होगा उसको साझा करना होगा। इफ द एग्रीमेंट डजंट प्रोवाइड इट, यदि एग्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है तो शेयर मतलब उसमें रेशियो डिसाइड नहीं करेगी ना कि लॉस कितना होगा,
प्रॉफिट कितना परसेंट जो है वो किसी को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं भी किया गया है, तो इसे उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही जो है वो साझा किया जाएगा प्रॉफिट को भी। जैसे प्रॉफिट साझा किया जाता था वैसे ही लॉस को भी जो है साझा किया जाएगा। ड्यूटी है इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, की जानबूझकर उपेक्षा करने के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। अंडर सेक्शन 13F में ये बोला गया है कि एक पार्टनर शल इंडेमनिफाई करता है अपनी फर्म को, ठीक है। एक पार्टनर जो है, जितने भी अदर पार्टनर है वो सभी को जो है वो लॉस से भरपाई करता है। और एनी ऑफ लॉस जो है वो हो गया है ड्यू टू द विलफुली नेग्लेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो विलफुल नेग्लेक्ट रेफर करता है ऐसा एक्ट जो कि डेलिबरेट और इंटेंशनल, ठीक है। ऐसा कार्य जो कि जानबूझकर और आपका इंटेंशन, ठीक है, मतलब इंटेंशनल हो, तो उस केस में भी ड्यूटी है कि वो इंडेमनिफाई करेगा, ठीक है, मतलब भरपाई करेगा, उस लॉस की भरपाई करेगा और बिल्कुल नेग्लेक्ट करेगा। जो भी ड्यूटी है उसकी इंडेमनिफाई करना फॉर बिल्कुल नेग्लेक्ट, यदि किसी ने जानबूझकर कोई उपेक्षा के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य है। फिर बोला नेक्स्ट की ड्यूटी टू नॉट असाइन दिस राइट, अपने अधिकार को असाइन नहीं करने का कर्तव्य। बोला कि नो पार्टनर कैन असाइन हिज राइट टू द पार्टनरशिप विद थर्ड पर्सन। अब देखो, इसको बोल दिया कि ए को बोला कि आप अकाउंट मेंटेन करोगे, बी को बोला कि आप सप्लाई करोगे, सी क्या देखेगा, प्रोडक्शन देखेगा। तो यहाँ पर बोला कोई भी पार्टनर जो है अपने राइट को किसी थर्ड पार्टी को जो है वो असाइन नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा किसी तीसरे पर्सन को, के को, कि आप मेरे अकाउंट को यहाँ पर मैनेज करो, आपको ड्यूटी दी गई आप करो, है ना, थर्ड पर्सन इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनर। अब ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, यहाँ पर बोला कि एवरी पर्सन के पास राइट, हर एक पर्सन, एवरी पर्सन हैज टू एक्ट, वो एक्ट करेगा विद इन अथॉरिटी दैट ही इज कन्फर अपॉन हिम और एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को उस प्राधिकरण के भीतर कार्य करना होगा जो कि उसने साझेदारी समझौते के अनुसार जो है उसे प्रदान किया गया, ठीक है। मतलब जैसा कि उसको एग्रीमेंट में बताया गया कि ना आप ये पर्टिकुलर काम करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपना ड्यूटी फुलफिल करना पड़ेगा। अब ड्यूटी टू अकाउंट द प्राइवेट प्रॉफिट्स, ठीक है, अंडर सेक्शन 16 क्लॉज ए में बोला गया है, ये प्रोवाइड किया गया है कि नो पार्टनर कैन यूज द पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी, की आप उस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को, ठीक है, आप उस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट में यूज नहीं कर सकते, अपने किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। आप उसके प्रॉफिट को या उसकी प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल एक्ट के लिए यूज नहीं करोगे, ठीक है। और यूज एनी प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस, और ये बोले कोई भी प्रॉफिट आपको डिराइव होता है उस पार्टनरशिप बिजनेस से, आप उसके एडवांटेजेस जो है, उससे मुनाफा जो है वो अपने लिए नहीं लोगे, ठीक है। यदि आपको कोई भी उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हो रहा है, वो किसका है, फर्म का है, ठीक है, वो सबका है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा हिस्सा है मैं खुद ले लेता हूं, नहीं, आप उसमें फर्म में जो है जमा करवाओगे और पर्सनल एडवांटेजेस के लिए उसको यूज नहीं करोगे। आपको वैसे ही यदि प्रॉफिट शेयर होके आपको मिल रहा है, तब फिर आपकी वो अपनी मनी होगी और आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इट, कि जिसका हिसाब रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब ड्यूटी है टू नॉट टू कंप्लीट, ठीक है, यहां पर बोला कि कंपीट, ठीक है, प्रतिस्पर्धा न करने का कर्तव्य, ठीक है। यहाँ पर बोला अंडर सेक्शन 16B में ये बोला है कि दैट नो पार्टनर ऑफ फर्म, कोई भी पार्टनर ऑफ फर्म है जो कि कैरी कर रहा है अनदर बिजनेस को साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है, आप जो है वो अदर पार्टनर की कंसेंट के साथ जो है वो किसी फर्म का कोई पार्टनर अन्य भागीदारों, अन्य पार्टनर की सहमति के बिना एक दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। देखिए कि आप जो है वो आपका कोई एक पार्टनर, जैसे ए बी दो पार्टनर हैं, तो यहाँ पर बी ए की कंसेंट के बिना ही जो है वो किसी दूसरे कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। ऑन द फेलियर ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट, यदि वो कंसेंट लेने के लिए फेल हो जाता है, ठीक है,
तो he must account for all the profit he made as a result of that, or and must compensate for the losses sustained by firm or if any. ठीक है, यहाँ पर बोला कि सहमति प्राप्त करने में विफलता और उसके परिणाम स्वरूप हुए सभी मुनाफे का हिसाब देना चाहिए। ठीक है, और फर्म के द्वारा किया गया जो नुकसान किए गए नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। जो भी किसी फर्म में कोई भी नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई भी जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, और ड्यूटी टू प्रॉपर्ली यूज द फर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर बोला अंडर सेक्शन 14 एंड 15 में बोला है, उसे एक्ट प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म जिसका आप यूज करो सोनली फॉर द पर्पज ऑफ फर्म बिजनेस एंड नॉट फॉर द प्राइवेट पर्पज। ठीक है, कि आप उस फर्म की प्रॉपर्टी का यूज जो है वो केवल व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, ना कि आप पर्सनल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। The term property of a firm cover all properties and the right and interest in the property originally acquired by the firm or for the purpose of running business and goodwill of the firm is also the property of a firm। ठीक है, यहाँ पर बोला अंडर सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ द एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि आप जो है वो उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज नहीं करोगे, आप हमेशा ही उसको फॉर द पर्पज ऑफ फर्म बिजनेस के लिए जो है वो उसको यूज करोगे। ठीक है, और द टर्म प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म कवर करता है ऑल प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टी है आपको ये राइट है। ठीक है, आपको ये राइट है और इंटरेस्ट है इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय द फर्म और द फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग बिजनेस, आप इस बिजनेस के पर्पज के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे और गुडविल के लिए जो है मतलब गुडविल ऑफ द बिजनेस की, आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो मेंटेन हो इसके लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, उस फर्म की प्रॉपर्टी का। अब व्हेन राइट एंड ड्यूटी चेंज, कब कब जो है वो राइट एंड ड्यूटी चेंज हो सकती है। अब बताओ कि यहां तक हमने जितना किया, जितना समझ आ गया ना, किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बोला कि व्हेन राइट एंड ड्यूटी चेंज, कब जो है वो चेंज होती है, तो बोला द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का रिलेशनशिप कम भी एंड भी होता है और वेयर देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, कि भागीदारों के बीच में मौजूदा संबंध तब समाप्त होते हैं जब फर्मों के संविधान में बदलाव होता है। ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब समझ के चलो कि किस तरह से फर्म बनाई जा रही है, जो बनाने का तरीका है या उसको ये देखो कि पहले अभी कितनी देर तक क्लास चलेगी, 18 मिनट रहे हैं क्लास के। ठीक है, 2 आवर तक क्लास होती है। ठीक है, और ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, और कब जो है वो आपके, ठीक है, कि जब जो है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर जो है वो एंड हो जाए। ठीक है, या तो तब उनके रिलेशनशिप समाप्त हो जाए, या जब फर्म और जब फर्मों के संविधान में जो उनका बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, किस तरह से फर्म को बनाया गया वो चेंज हो जाए, या सच चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और ऐसा था कि ये फर्म जो है वो कहीं इसी एरिया में जो है वो काम करती थी, अब जो है वो किसी अदर एरिया में काम कर रही है। तो जो सच चेंज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, किसी भी फॉलोइंग रीजन की वजह से अंडर सेक्शन 17 में ये दिए गए। क्या? एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ फर्म, जो भी टाइम बताया गया था, ठीक है, वो एक्सपायरी हो जाता है। ठीक है, तो या कैरी आउट द एडिशनल बिजनेस अदर देन एग्रीड अपॉन, कि आप जो बिजनेस करने के लिए एग्री हुई थी पार्टीज, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर हैं,
वो इस बिजनेस को करने के लिए जो है वो एग्री हुए थे, ठीक है। आप उसमें उसके अलावा अतिरिक्त कोई व्यवसाय कर रहे हो, एडिशनल कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको देखने को मिल सकता है, तब भी आप जो है वो देख सकते हो कि राइट एंड ड्यूटीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ मेंबर ड्यू टू द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, यदि किसी मेंबर की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, नया मेंबर एडिशन हुआ, तो उसकी राइट एंड ड्यूटीज भी जो है वो चेंज हो जाएंगी, है ना। किसी को कोई और डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को ये दिया, ठीक है। तो और ड्यूटीज एंड राइट ऑफ अ पार्टनर रिमेन same until there is any change in agreement, but such right and duty may vary or modified by the creating of fresh agreement। जो भी भागीदार है, जितने भी आपके पार्टनर हैं, उनके राइट एंड ड्यूटी जो है वो तब तक समान रहती है जब तक समझौते में कोई बदलाव जो है वो नहीं होता। लेकिन इस तरह के अधिकार और कर्तव्य एक नया समझौता बनाकर जो वो भिन्न और संशोधित जो है वो हो सकता है। अब स्टेटस ऑफ माइनर क्या रहता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 30 में ये बोला गया है, लीगल प्रोविजन बताया गया है जो कि रिलेट करता है किससे, माइनर से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बोला गया है कि नो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से बिलो होगी वो एंटर ही नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, विच implies that no minor can enter into the contract, ठीक है। बट अंडर सेक्शन 30 ये कहता है कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, जो माइनर है ना वो पार्टनर नहीं हो सकता इन पार्टनरशिप फर्म में, बट वो एडमिट कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, कि वो एडमिट कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है। लेकिन द माइनर विल बी लायबल टू गेट ओनली द बेनिफिट, लेकिन जो माइनर है, ठीक है, जो कि ऐसा पर्सन जो कि 18 ईयर से कम है, वो ओनली बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, बट नॉट लायबल फॉर लॉस और लाइबिलिटी, बट वो लायबल नहीं है किसी भी लॉस और लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। तो माइनर कैन बी एडमिटेड पार्टनरशिप ओनली द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, कि माइनर को एडमिट किया जाएगा पार्टनरशिप में, अदर जितने भी आपके पार्टनर हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए सबसे पहले। और क्या बोला कि वो सिर्फ बेनिफिट उठा सकता है, लॉस की भरपाई नहीं करेगा वो, ठीक है। अब देयर आर वेरियस राइट दिए गए हैं, क्या, किसको, माइनर को, क्या कुछ राइट दिए गए। सबसे पहले बोला राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, की वो देखो कि वो भले ही माइनर है लेकिन वो अकाउंट्स को देख सकता है, मतलब बही खातों का निरीक्षण, इंस्पेक्ट करना हो उसको तो कर सकता है। फिर उसको राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है, द प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, जितना भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसको शेयर कर सकता है। और राइट टू स्यू, उसके पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में केस कर सकता है अपने गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से, ठीक है। स्यू कर सकता है किसी भी पार्टनर को, ऑल फॉर द शेयर्स ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कि उसको बेनिफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है, उसका शेयर लेना है, तो उसके लिए जो है वो केस कर सकता है। और ही हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, विच मीन द पर्सनल asset may not be disposed of to pay a firm debt, ठीक है। यहां पर बोला कि उसके पास एक सीमित देयता है, उसके पास एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, कि जिसका अर्थ ये है कि वो फर्म के ऋण का भुगतान करने के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से जो उसका निपटान नहीं किया जाएगा। लेकिन अदर पार्टनर की क्या रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, जो मेजर होता है कि यदि किसी फर्म में यदि कोई लॉस हो गया तो अपने लॉस की भरपाई करने के लिए वो फर्म के लॉस की भरपाई करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जो है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ जो है वो उस माइनर की लायबिलिटी नहीं बनती अपने पर्सनल एसेट से जो है वो उस पे करने के लिए डॉक्टर को, ठीक है। और माइनर के पास राइट रहता है कि वो पार्टनर बन सकता है, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। अब लाइबिलिटीज क्या रहती है माइनर्स की, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, राइट। अब बोला कि माइनर की ना बहुत लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और इफ यदि किसी माइनर को डिक्लेयर किया गया है एज अ, यदि माइनर इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, ठीक है, हिज शेयर
will be kept in the possession of the official liquidator. ठीक है, यहां पर बोला कि माइनर की लायबिलिटी क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है। यदि किसी माइनर को डिक्लेयर कर दिया है, क्या दिवालिया घोषित किया गया है, तो उसका हिस्सा जो है वो किसको जाएगा, किसके पोजीशन में रहेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पोजीशन में रहेगा। लेकिन जब वो अटेन कर लेता है 18 इयर्स, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो पार्टनर बनना चाहे तो वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनना चाहे तो नहीं बन सकता। ठीक है, देन ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ। तो उसके लिए जो है वो उसको 18 ईयर कंप्लीट हो गए, 18 ईयर प्लस हो गए, तो उससे 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो, ठीक है, 6 मंथ के अंदर जो है उसको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा उस पार्टनरशिप फर्म को कि मेरे को पार्टनर बनना है। यदि इफ नोटिस नॉट गिवन, यदि नोटिस नहीं दिया गया है, देन माइनर विल बिकम लायबल फॉर ऑल एक्ट और अदर अंटिल द नोटिस इज गिवन। ठीक है, तो दूसरे तो जो माइनर है दूसरे के कृत्य के लिए उत्तरदायी हो जाएगा जब तक कि नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, इतनी बात याद रखनी है। और जब वो माइनर पार्टनर बन जाता है तो वो मेजर हो जाएगा, और जब वो मेजर हो जाएगा तो वो पार्टनर बन जाएगा, तो वो लायबल रहेगा सारे के सारे एक्ट करने के लिए जो भी एक पार्टनर की लायबिलिटी रहती है किसी थर्ड पार्टी के लिए जो है वो उसकी जो जो लायबिलिटी रहती है उसको सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इफ ही डिसाइड, यदि वो डिसाइड करता है कि वो फुल टाइम पार्टनर बनना चाहता है, तो देन ही विल बी कंसीडर एज अ नॉर्मल पार्टनर। तो उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा किस तरह से, नॉर्मल पार्टनर की तरह से, एंड विल टेक पार्ट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और जो है वो उस बिजनेस का जो है वो पार्ट बनेगा। ठीक है, अब लायबिलिटी क्या रहती है किसकी, ठीक है, माइनर की। तो यहां पर बोला कि लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ अ फर्म, ऑल पार्टनर जो भी ज्वाइंटली और सेवरली, ठीक है, सेवरली लाइबल होते हैं एक्ट ऑफ फर्म के लिए, वो लाइबल होते हैं ओनली फॉर दोज एक्ट जो कि डन किया गया है, ठीक है, एट द टाइम जब वो पार्टनर था। ठीक है, उसकी तभी लाइबिलिटी बनेगी जब वो एक्ट करेगा उस टाइम जब वो पार्टनर है और उस पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग या उसके बिहाफ पर काम कर रहा है, ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है। अंडर सेक्शन 25 में ये बोला गया है। 36 में क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर व्हेन एनी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन डन किया जाता है पार्टनर के द्वारा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, देन फर्म क्या होती है, लाइबल होती है। हर एक मेंबर ऑफ फर्म जो है वो लाइबल होता है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। अंडर सेक्शन 27 में ये बोला गया है कि व्हेन एनी पार्टनर एक्ट करता है एजेंट की तरह और रिसीव करता है मनी फ्रॉम थर्ड पार्टी की तरह, ठीक है, थर्ड पार्टी से जो है वो कोई ऐसा फंड लेता है, मतलब कोई रिसीव करता है मनी, और मिस applies to the firm receive the money and money of are misappropriation by any of the partner, then the firm is liable to pay the loss suffered। ठीक है, तो यहां पर बोला कि जब कोई एजेंट है ना, ठीक है, जब कोई पार्टनर है, ठीक है, हमने बात करी कि पार्टनर क्या होता है, दूसरे पार्टनर के एजेंट होते हैं, या पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है, ठीक है, सारे इकट्ठे होकर एक फर्म बनाते हैं, तो उस फर्म के एजेंट माना जाता है हर एक पार्टनर। तो एक पार्टनर जब वो रिसीव कर रहा है ना मनी, ठीक है, जब वो रिसीव कर रहा है मनी किसी थर्ड पार्टी से और उसको मिसयूज कर रहा है, ठीक है, मिसयूज करता है, तो जो भी वो रिसीव करेगा मनी और मनी आर मिस अप्रोप्रिएशन और धन उसके द्वारा भागीदार का दुरुपयोग किया जाता है, तो फर्म को हुए नुकसान के लिए, जो यदि आप उसने उसने रिसीव करा था और उसका मिस अप्लाई कर दिया, दुरुपयोग कर दिया, तो जो भी फर्म को नुकसान होगा उसके लिए वो पार्टनर क्या होगा, लाइबल होगा, जो भी सफर हुआ है लॉस। ठीक है, हाउ इज द रजिस्ट्रेशन इज डन। ठीक है, अब बात करें तो, ठीक है, अब बात को बताओ कि इतना किसको समझ आ गया। ठीक है, अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन रहा है और राइट रहे हैं इनकमिंग पार्टनर की। ठीक है,
और करना है कि बस करते हैं? थक गए हो? अभिजीत जी और रेखा जी और दीपमाला जी, जल्दी से बताओ समझ कितना आ गया है, और कहीं अभी तक जितना किया जिसमें कहीं डाउट, जल्दी से बोलो। ठीक है, हाँ अब नहीं करना है, ठीक है, मैं खुद थक गई हूँ अभी बोल बोल के। पूरा आ गया है, ठीक है। एक तो बहुत लंबा, मतलब बहुत डिटेल से करवा रही हूँ ना, तो अभिजीत जी कहाँ पर है? समझ आ गया ना उनको भी? अब मेरे को बताओ कि अभी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, मतलब बाद में पीडीएफ रीड करने से अच्छा अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है। 73। अभी तो देखो रजिस्ट्रेशन करा ना, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं, ये भी सेक्शन, मतलब सेक्शन ही करवाए जा रहे हैं लेकिन टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। ठीक है, और टॉपिक वाइज करवा रही हूँ ताकि सेक्शन को लर्न करने में और कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, सेक्शन भी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर किस तरह से है, लाइबिलिटी क्या है आपका, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरह से हो सकती है, सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा अकाउंट। ठीक है, और पेइंग फर्म डेप्ट और सेपरेट डेप्ट की बात करेंगे, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर पेइंग द प्रीमियम। ठीक है, और इसके अलावा बस यही रहा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, गुडविल, यदि कोई पर्सन गुडविल को ही सेल कर देता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो क्या कुछ उसके पास राइट रहते हैं और क्या कुछ वो एक्ट नहीं कर सकता। जैसे सेल ऑफ गुडविल के बारे में क्या बोला था मैंने, किसी एक पर्सन ने ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करा, उसका नाम रख दिया SK, कोई क्लॉथ हाउस या कुछ भी, ठीक है, कोई भी। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस, ठीक है, आपने स्टार्ट करा और फिर क्या किया, उस बिजनेस को ही बेच दिया आपने, उसका नाम भी अपने पास नहीं रखा, उसका सारे का सारा, उसने जितना भी उसने गोदाम वगैरह जो भी बनाया था वो सारे बेच दिया। तो उसकी बिजनेस तो किया उसने, तो वो चीज जो सेल करी साथ साथ उसकी गुडविल भी चली गई। ठीक है, जो उसने इतने टाइम से मेंटेन करी थी, अच्छी खासी उसकी बिजनेस चल रहा था, उस नाम से चल रहा था, वो भी चला गया, तो ये सेल ऑफ, अबाउट टू ओवरफ्लो। हाँ, किसी पर्सन ने गुडविल ही सेल कर दी। ठीक है, तो अभी ठीक समझ आ गया ना, अभी खत्म करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, ओके, थैंक यू। और बताओ कि एक्स्ट्रा क्लास आज कितने बजे ले सकते हो? 6 to 7 रख लें? ठीक है, 6 to 7 रख लेते हैं। रेखा जी कहाँ पर है, चले गए? देखो दीपमाला जी या रेखा जी जो भी क्लास में है, यदि मैं शेड्यूल कर दूंगी ना क्लास को, तो देख लीजिएगा 6 to 7 यदि क्लास शेड्यूल होगी तो अटेंड कर लीजिएगा, नहीं होगी तो सोच लीजिएगा कि नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट कर भी करते हैं कल। हाँ अभिजीत जी, कल नहीं हुई थी क्लास। ठीक है, क्योंकि कल हमारे यहाँ थोड़ा कट लगा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी वजह से कल क्लास नहीं हुई थी। लेकिन इसलिए मैंने आपको मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो यदि कहीं होता है ऐसा कि यदि आपको शेड्यूल आज दिख जाता है 6 to 7 का,
तो आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, तब ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ओके।